काली गाय को जब गर्भित कराया था तो हेलो। जी जी जी। तो काली गाय को जब गर्भित कराया था तो ब्लैक से वो लड़का आया था, वो कर गया था, तो वो बिल्कुल नस्ल साहिवाल हो गया। 1 साल की हो नहीं पाई, अभी दूध दे रही है, वो भी थोड़ा दूध देती है, सब सुबह सुबह को देती है। तो वो अभी दूध पी रही है, 9 महीने की हो गई। तो वो बिल्कुल साहिवाल है, कतई साहिवाल, बिल्कुल सेम नस्ल साहिवाल की तरह है। चलिए, अब इस पे हम लोग और चर्चा हेलो। करेंगे किसी दिन। और आज का जो विषय है, ये गौ उत्पादों जी के औषधीय जी उपयोग। और इस पर प्रशांत चतुर्वेदी जी को बोलना जी। है। अभी उनका फोन आया था, वो थोड़ा सा एक पेशेंट पे ज्यादा टाइम ले रहा है, इस वजह से जैसे ही फ्री होते हैं वैसे वो ज्वाइन करेंगे। तब तक हम इस चर्चा को आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हम्म। पिछले चार जी पांच दिन लगातार हमने गौ उत्पादों और गायों और गायों के विषयों पर चर्चा की है। अभी अगले 2 दिन और होनी है। जी पूरा एक हम इसका एक पूरा साइकिल तैयार कर रहे हैं। और वो सारे जो 7 विषय जिन पे चर्चा की गई, वो भी हम आपको कल लिख के दे देंगे, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पूरी गौ आधारित अर्थव्यवस्था क्या है और उस पर हमने किन किन पहलुओं पे बात कर ली, लगभग सभी पे कर ली। तो जी अभी ये जो इसका स्वास्थ्य संबंधित पहलू है, स्वास्थ्य संबंधित पक्ष है, उस जी। पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और जो गौ उत्पाद हैं, इनके औषधीय क्या उपयोग हैं, और किस हम्म। तरह से गाय गौ उत्पादों से, गाय के दूध से, दही से, मट्ठे से, पंचगव्य से, और उनसे बनाए हुए डराइव्ड पदार्थों से हम पूर्ण तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं। और हम्म। अगर बीमार हो गए हैं तो अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, उस पर चर्चा करनी है आज। जी। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय ब्रिगेडियर साहब से इस चर्चा की शुरुआत करें, और फिर धीरे धीरे अन्य साथियों को हम आमंत्रित करेंगे। आदरणीय ब्रिगेडियर राजा राम जी, डॉक्टर राजा राम जी। जी सर, जी सर। अ, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अ, नमस्ते नमस्ते डॉक्टर। गाय, जो हमारी देसी गाय, गाय का मतलब देसी गाय ही है, उसमें औषधीय गुण, उसके पदार्थों में 5 पदार्थ जैसे आपने मेंशन किए हैं, उनमें औषधीय जी गुण होते हैं। और उसका रीजन है कि क्यों ज्यादा डेवलप हुए, क्यों ये हमारी संस्कृति, हमारी गाय पालन का सिस्टम, हमारे सबसे पहले ये परिवार का हिस्सा। तो इसमें औषधीय गुण अच्छे डेवलप हुए हैं। और उसमें उसका रीजन है कि जिस सिस्टम में ये पाली जाती है, जिस सिस्टम में ये रखाव रखा होता है, तो उससे ये जी डेवलप हुए हैं। और जनरली जो जी ये इनमें अच्छे गोबर में, मूत्र में सबके हैं, वो उस एरिया की गाय में सबसे ज्यादा होते हैं। और इसकी विशेषता भी है कि ये हमारी गाय अन्य गायों से क्यों विशेष है, जैसे हमारे आदमी अन्य लोगों से क्यों विशेष है, हमारा घोड़ा क्यों विशेष है, ये अलग इशू है। तो मैं गाय का जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि दूध में कैल्शियम अच्छा और ज्यादा होता है। प्रोटीन इसमें बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए तो आप सब जानते ही हैं, इसमें ज्यादा पाया जाता है। पाचन में आसान है। भैंस का दूध बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो पाचन में ये बहुत उपयोगी है। और इसका इसमें एक और विशेषता है जो हमारे सिस्टम में डली हुई है। 2 से 5 गुना ज्यादा लिनोनिक एसिड होता है जब गाय ठीक से पाली जाती है। और चरने के बाद वो जंगल में जाती है, तो ये जड़ी बूटी के पौधे खाने हैं। ये इम्यूनो बूस्टर है। ये किसी और में इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, हमारे सिस्टम का जो प्रैक्टिस है उसमें होता है। घी में तो और इसका आप वो जानते ही हैं कि A2 दूध है। A2 दूध का मतलब उसमें एक बैड प्रोटीन नहीं होता है। घी की विशेषता ये है कि इस विटामिन ए होता है, येलो दिखता है आपका, वही है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पाचन में इजी है, त्वचा और बालों के लिए विशेषकर लाभदायक है।
दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, और उसमें वो भी ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम काफी अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन और मिनरल्स। मैं आपको यहाँ मेंशन भी कर दूं, जो आप दही जमाते हैं तो जामुन लगाते हैं, सबसे बेस्ट जामुन अमृतसर का है। ये मेरा पर्सनल भी है और नोन है, उससे बहुत क्वालिटी अच्छी बनती है दही की। अभी आता है आपका मक्खन। ये घी की टाइप ही क्वालिटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, पाचन में अच्छा हम्म। है। और आपका गोमूत्र की बात करते हैं। गोमूत्र गाय का क्यों अच्छा है, हमारी गाय का क्यों अच्छा है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। 3 एंटीऑक्सीडेंट मेन है, जो उनकी संख्या ज्यादा होती है, और आयुर्वेद में ये दवाई का काम करते हैं। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है। ये इसका यूज हो सकता है। और इसमें इसका कैंसर और त्वचा के लिए भी काम आता है। और इसका जो मूत्र है वो जलन, जब हमारे कोई मूत्र में जलन होती है, पाचन में पेट दर्द होता है, एसिडिटी ज्यादा होती है, तो इसका प्रयोग भी ह्यूमन बींग के लिए ठीक है। और इसका उपयोग या तो सीधा भी कर सकते हैं, पानी मिला के भी कर सकते हैं, और बाहर करना है तो लेप भी लगा सकते हैं। ऐसे ही गोबर का भी इम्यूनिटी बूस्टर है, और एक्सटर्नल यूज के लिए ज्यादा अच्छा है मूत्र। और गोबर हमारे एक्सटर्नल यूज के लिए बालों पे, त्वचा पे ज्यादा अच्छा है। और ये इसका इम्यूनिटी बूस्टर इसलिए भी है कि हमारे तो जो पंचगव्य है वो स्टार्ट ही एक वैक्सीन के रूप में हुई है, और अभी भी वैक्सीन के रूप में उसका ज्यादा प्रयोग है। जैसे चाहे कैंसर है, चाहे और डिजीज है, तो उसका धीरे धीरे हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो ये इसका ये प्रयोग है। पर आप पंचगव्य का भी थोड़ा सा बता दूं जब तक वो साहब आए। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पाचन में मदद करता है, पाचन सिस्टम को सुधारने में, इम्यूनिटी बूस्टर है, मैंने पहले ही बताया। और कैंसर का भी फायदा कर सकता है, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर में ही करता है। उसका आगे डिस्कशन करा जा सकता है। त्वचा त्वचा और बालों के लिए विशेषकर है। देखो, जहाँ गौमय है और मूत्र है, वो इंटरनल यूज के लिए कम है, क्योंकि ये लोगों में कुछ ऐसा सुझाव है कि भाई ये तो उनका रिजेक्टेड प्रोजेक्ट है, ये हम पेट में क्यों ले जाएं। लेकिन इनका एक्सटर्नल यूज में ज्यादा प्रयोग है। इसीलिए हमारे जो सुसूत्र जी, जो पहला जिन्होंने गोमय का अनुवाद किया, उसमें गोमय, इसकी गोबर के यूरिन की मात्रा बहुत कम रखी थी, और बाकी की मात्रा ज्यादा रखी थी। जनरली दूध 40% लिया, और ये 20% दही लिया, और 15% घी लिया, और इनका बाकी 25% बचा, वो मूत्र और ये लिया जाता था शुरू में। तो अब रिवर्स हो गया, जस्ट रिवर्स। तो उन्होंने इंटरनल शुरू किया था, पर बेसिकली ये एक्सटर्नल यूज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बचपन में कहीं चोट लगी, अरे गाय इसमें पेशाब कर लो, गाय का पेशाब कर लो, अपना पेशाब कर लो, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल से उसमें कैपेसिटी होती है। और शरीर से जितना जितना ताजा यूज करो उतना अच्छा रहता है। और अन्य प्रकृति के रूप रूप में, ये तो आपने मनुष्य की बात करी, बहुत से जीव इसी पर निर्भर करते हैं। मैं तो मछली भी गाय के गोबर में पाली हुई है, बहुत अच्छी पलती है। और मिट्टी का उपजाऊपन लाती है, वायु शुद्धि करती है, जल शुद्धि करता है। ये आप नदियों के सुधार में बहुत यूजफुल है, ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है। और काफी चीजों का और जीवों का भोजन भी होता है। बैक्टीरिया का तो भोजन है ही है, जो जो धरती को भी ठीक करते हैं। और मधुमक्खी वगैरह भी काफी इनसे फायदा उठाती है। तो ये तो इसके जैविक गुण हैं इन सब के। और अभी आचार्य जी आते तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं बात करना चाह रहा था थोड़ी सी ज्यादा। गाय की विशेषता है, इसीलिए गुण आए हैं। हमारी गाय में गर्मी और आर्द्रता को सहन करने की शक्ति है। नमी, ज्यादा नमी हो ना और कम नहीं है, इसीलिए इसका
गल कंबल और वो होता है, पसीने भी आते हैं। और अन्य उत्पादन सबसे अच्छा है दूध का, तो बता ही दिया। और मैं वैसे बता दूं आपको, क्योंकि आपने गाय का विषय उठाया है, गाय का मांस भी सबसे अच्छा मांस माना गया है, जो हमारे लिए तो निषेध है, लेकिन उसको तो एज ए ब्रायलर पालने लगे हैं लोग यूरोप और अदर कंट्रीज में। और गाय का गोबर और मूत्र मैंने बता ही दिया। गाय प्रकृति से के अनुकूल डेवलप हुई है हमारे देश में, और बिल्कुल से मानव परिवार के साथ रही है। तो इसका जो पंचगव्य है वो उसमें बड़ा यूजफुल है। जो सुसूत्र जी ने जो कॉम्बिनेशन लिया था, दूध दो, दही दो, घी एक, और गोबर और गौमूत्र एक से भी कम, ये आंतरिक रूप से भी उन्होंने स्टार्ट किया था, पर स्पेशली जहाँ गोबर और ये है वहाँ कुछ हमारे जैसे ना, हमारा एम क्या है, हमारा एम है पूरे संसार में इसको फैलाना। और लेकिन जब हम बात करते हैं तो वो ये फील करते हैं तो कि ये ऐसा क्यों है। अब इसका अगर आप गोबर और गौमूत्र, पंचगव्य पंच इस पदार्थ में ये दो चीज ना मिला के, तो हमारे पास विकल्प क्या है आयुर्वेद में? आयुर्वेद विकल्प क्या है आयुर्वेद में? ऐसी दवाई जो इनका रिप्लेस कर सकती है, वही गुण वाली है। तुलसी है, अश्वगंधा है, गिलोय है। तो इनकी मात्रा से भी एक पैरेलल, जिसमें दूध डाला है दो, दही डाला है दो, घी डाला है एक, और बाकी ये तीन चीज डाली है एक एक पार्ट, और वो पेय बनाया है, उसका इफेक्ट ट्रायल में बिल्कुल गो गो पंचगव्य का ही है। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं, उनका अल्टरनेटिव भी हमारे आयुर्वेद में दिया हुआ है। तो ये तो एक बेसिक था। अभी और कुछ पूछना है तो ब्रिगेडियर मेरे। साहब, अभी जो आखिरी में आपने अल्टरनेटिव बताया, आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव, एक बार फिर से बताइएगा। देखो, कुछ लोग ये मानते हैं, पहले तो मैं बताऊं गोबर और मूत्र क्या क्यों है, वो एंटीबैक्टीरियल है, वो क्यों। मैं एक आपको एग्जांपल, मैंने 10 साल तक जो मेरी माँ ने मुझे गौ में खिलाया, हमारे परिवार में 20-25 गायों में बनता था गौ में, इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसी से ये स्टार्ट हुआ था। कैसे थी वो, सुबह सुबह हर रोज करीब करीब वो गाय का दूध तो था, निकालती थी ताजा, और उसमें दही डालती थी। जैसे कि मैंने बताया, कम से कम 40% गाय का दूध और 20% दही, और उसमें करीब करीब 10% से भी ज्यादा घी डालती थी, मक्खन हो या जो भी कुछ हो। और वो एक बछिया के पास, बछिया जाती थी कि उसमें हार्मोन हार्मोन नहीं होते, और उस बछिया को ट्रेन भी किया हुआ था, उससे 5-10 बूंद यूरिन की लेती थी। और उसी में जो गाय का गोबर, वो अच्छी गाय का गोबर जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन होता है, वो 1-2 ग्राम उठाती थी। इसको वो मिक्स करके हम सबको एक एक चम्मच पिलाती थी। बहुत साल तक चला, क्योंकि ये जो है सारी चीज नस्वर होने वाली है। अभी तो हम 1 महीने तक यूज करते हैं, 15 दिन में तो बन के तैयार होता है गौ में, लेकिन इनमें चेंज आते हैं। तो जैसे जैसे फ्रेश आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इम्यूनिटी बूस्टर क्यों है ये? देखो, ये तो पोषक है, तीन चीज, दूध, दही, घी और मूत्र, और ये उस एनिमल के रिजेक्टेड हैं। तो इसमें यूरिन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जो इम्यूनिटी के लिए बहुत मजबूत हैं। और इसमें क्या है कि जैसे जैसे ताजा ले लिया, तो इसमें बैक्टीरिया का ही तो सोल्यूशन है। गोबर में क्या है, जो मैंने बताया लाखों में करोड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट बाद में पीछे आता है, जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है उसी में सब कुछ है। तो उसका थोड़ा सा पोर्शन लेने से उसमें उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। तो थोड़ी मात्रा में हम हार्मफुल बैक्टीरिया अगर देते हैं, तो वो बॉडी में, शरीर में उसके लड़ने की ताकत वाले इम्यून सिस्टम को पैदा करती है, ताकत वाले सेल करते हैं। ऐसे ही कैंसर है। कैंसर के जिस कारण कैंसर हुई, उसका उसका हम पहले थोड़ा सा दें तो कैंसर होगी नहीं। तो ये हमारी वैक्सीन क्या है, पोलियो वैक्सीन क्या है? किल्ड वायरस को हम बच्चों को पिलाते हैं।
कितने बार पिलाते हैं आप सब जानते हो, 5 साल तक पिलाते हैं। तो वो क्या है कि जब ऐसा जीवित ऐसी वायरस घुसेगी तो वो बॉडी ही अलर्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमने कुछ बैक्टीरिया इसको हमने इस पंचगव्य के साथ दे देते हैं, और फिर वो उस तरह के बीमारी वाले ज्यादा संख्या में आएंगे तो वो शरीर लड़ता है। सारी वैक्सीन का प्रिंसिपल ये है। और आप आयुर्वेद और पंचगव्य में बताते हैं कि ये पंचगव्य बेसिकली वैक्सीन का ही पार्ट है। और आयुर्वेद में तो हम ये कहते हैं कि ये जो एलोपैथी में तो सर्जरी है और ये है वो है एंटीबायोटिक्स है, वो हार्मफुल है। बिल्कुल सही बात है सिस्टम। लेकिन हमारे सुश्रुत जी ने तो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और सारी सर्जरी यहाँ से की थी। हम क्यों पीछे रह गई? क्यों आयुर्वेद पीछे रहा सर्जरी में? हमारे गणेश जी तो एग्जाम्पल है। हमारे कौरव, 100 कौरव कैसे पैदा हो गए, ये तो पहले से डेवलप था अगर ठीक से माना जाए तो सर्जरी आयुर्वेद का पार्ट होना चाहिए, वैक्सीनेशन आयुर्वेद का पार्ट होना चाहिए, और वहां से शुरू हुआ है। इतना ही कहना था मैंने इस विषय पे। तो और कोई क्वेश्चन धन्यवाद हो सर। तो पूछ। धन्यवाद। धन्यवाद। सुमेर सिंह राजावत जी, आदरणीय सुमेर सिंह राजावत जी। सभी को जय गो माता जय गोपाल। हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशन ट्रीटमेंट चलते रहे हैं, जैसे हल्दी का दूध लेना। जब ऊर्जा की कमी होती है तो दूध में देसी गाय का घी और घर की पिसी हुई हल्दी डालने कर उबालते हैं। उतना ही दूध जितना डाइजेस्ट हो सकता है उतना ही दूध लेके उसमें उतना ही दूध और पानी डाल दें, उसको उबालें, आधा रह जाए उसके बाद उसको पिएं। तो इससे स्पेशल घूम घूम के पिएं। इससे स्पेशल जिसको थकान और इस तरह की समस्या होती है, इस दूध को पीने से ऊर्जा मिलती है। इनिशियल स्टेज पर बवासीर के ट्रीटमेंट के लिए निकलते हुए गाय के दूध में नींबू का रस डालते हुए पी लें, उसको सेकंड भी रोके नहीं, तो बवासीर में भी आराम प्राप्त होता है। जिनके घुटनों में कुछ पेन स्टार्टिंग में होते हैं, उनको सिंगाड़े के आटा देसी घी के साथ मिला के देसी खांड डालते हुए उनको अगर रेगुलर खिलाया जाए तो जवानी की अवस्था में जो मिलिट्री में भर्ती नहीं होते, ऐसे प्रैक्टिकल किए गए हैं कि उनके टक टक की हल्की आवाज थी, वो टक टक की आवाज भी दूर हो जाती है। जिनके आंख लाल हो जाती है, लगातार लाल सी रहती है, वो गाय के दूध को ठंडा करें, और ठंडा करके इतना जितनी आंख सहन कर सकती है रोजाना उससे सेक करें, तो उसके लालीपन में कमी आती है। हमारे यहाँ देसी गाय के घी से पंचगव्य नशे बनाया जाता है, जिसमें ब्रह्मी जैसी चीजों का प्रयोग किया जाता है। देसी गाय के घी और सारी घुसपैठियां पकड़ लेकिन बिहार में ऐसा क्या हुआ जी, और विभिन्न सुमेर सिंह तरह की आपकी आवाज बीमारियों चली का गई। आराम मिलता है। दूसरी तरफ सुमेर सिंह जी, लेकिन हाँ जी, जी जी, आपकी आवाज चली गई थी जी। हाँ, पंचगव्य बनाया जाता है। पंचगव्य के तो इन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने काफी चीजें बताई हैं। पंचगव्य नशे भी उसी फॉर्मेशन में बनाया जाता है जिसमें ब्रह्मी जैसी चीजें डाली जाती हैं। अगर कोई पूछना चाहेगा तो मैं डिटेल खोल के बता क्या क्या डाला जाए। पाचन के लिए एक तकरासव बनाया जाता है छाछ से, जिसमें राई डाली जाती है और वो डाइजेशन के लिए स्पेशल काम करती है। अगर हम अग्निहोत्र करते हैं और अग्निहोत्र में गाय के अंडों कंडों का प्रयोग किया जाता है, घी का प्रयोग किया जाता है, उसकी मैं पुस्तक का आपको डिटेल दे दूंगा अगर कोई इसमें करना चाहे तो। उससे अग्निहोत्र पाउडर बनाया जाता है, अग्निहोत्र कैप्सूल बनाया जाता है, अग्निहोत्र मल्लम बनाया जाता है, अग्निहोत्र ड्रॉप्स बनाई जाती है, और अग्निहोत्र इनोलेशन बनाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों में इस तरह से काम आता है कि गले की अगर पाउडर को शहद के साथ काढ़े में लें, खराश तुरंत खत्म हो जाएगी। दाद पर अग्निहोत्र पाउडर को मले 2 दिन में फायदा अवश्य हो जाएगा। मांसपेशियों के दर्द में फायदा होता है। दस्त और जैसी समस्या अगर हो तो दिन में 2-3 बार अग्निहोत्र भस्म 1-1 चम्मच सेवन करने से एक रात में ही तुरंत दस्त बंद हो जाएंगे। बड़ी आंत में अगर रिएक्शन हुआ हो तो उसमें भी काम देती है। अत्यधिक असामान्य मासिक स्राव हो उसमें भी ये काम देती है। गुर्दे जैसी बीमारी, गैस की तकलीफ, माइग्रेन,
इस तरह की ये चीजें इसमें काम देती हैं। अग्निहोत्र भस्म के विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं। यह साइनस, त्वचा की फफूंद, पुराना न ठीक होने वाला जख्म, एलर्जी, विषैली गैसों के प्रभाव होने पर, अणु विकिरण न्यूक्लियर रेडिएशन विधि से उत्पन्न होने वाले, एक गैस राव की जब समस्या हुई थी वहां सिर्फ एक ही घर बचा था जिसमें अग्निहोत्र होता था। बच्चों की तकलीफ में, अंगुलियों में घाव या सूजन में, पेट में तीव्र दर्द होने पर, फुंसिया वाली खुजली पर, खाली खांसी खुजली वाली पर, तीव्र जुकाम सर्दी छींक आने पर, चेचक जैसी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। रक्तस्राव, आंशिक पक्षघात, सोरेसाइसिस, अग्निहोत्र कैप्सूल के भी काफी बड़े फायदे हैं। अग्निहोत्र कैप्सूल प्रतिदिन और सूर्यास्त के बाद, अग्निहोत्र के बाद नियमित रूप से अगर लिए जाए तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शक्तिशाली बनता है। अग्निहोत्र मल्लम सूखी खाज खुजली पर लगाया जाता है। और अग्निहोत्र मल्लम बनाने के लिए आपको पात्र चाहिए तांबे का, अग्निहोत्र भस्म चाहिए और गाय का शुद्ध घी चाहिए। सूखी खाद खुजली में यह काम देता है, अंदरूनी चोट में काम देता है। आग और गर्म पानी पर भाप में जल जाने से इस मल्लम को लगाने से तुरंत आराम होता है। इसी प्रकार कुष्ठ रोग में भी नित्य अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र भस्म को दिन में 3-4 बार यूज करें पानी के साथ। इस प्रकार सीने में दर्द, जकड़न होने पर, सर्दी जुकाम के कारण अग्निहोत्र मल्लम को रात को सोते समय पीठ पर लगाने से आराम मिलता है। अग्निहोत्र ड्रॉप्स है। इस प्रकार से 6 टीबी जैसी बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अस्थमा जैसी बीमारी में इसका उपयोग है। हृदय रोग है, मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर किसी को इसके संदर्भ में मानसिक बीमारी अगर होती है तो अग्निहोत्र के सामने बिठाने से, लगातार अग्निहोत्र करने से और इनके भस्म को लेने से काफी बड़ा आराम होता है। ऐसा शराब, करेंगे कि अग्निहोत्र ऐसा? पर मैं हाँ जी। सुमेर सिंह जी बोल रहा हूँ कि अग्निहोत्र के फायदे पर एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें कि आप उप्रेती जी इस सारे ठीक है, ठीक। चीजों के विस्तार से बताइएगा। एक पहले ठीक हम है, लोगों ने किया था, लेकिन एक और करते हैं, अग्निहोत्र पर ही सिर्फ करते हैं। हमारे बीच में आचार्य श्री प्रशांत चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। अब बहुत बढ़िया, आगे बहुत बढ़िया, सेशन को बहुत बढ़िया, वो बहुत। चलाएंगे और ये जो गौ उत्पादों से के औषधीय गुण और उसके औषधि उपयोग के बारे में बताएंगे आदरणीय श्री प्रशांत चतुर्वेदी जी। प्रशांत जी, आपको आवाज आ रही है? जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आवाज आपको मुझे आने लगी है हम आपकी। वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। जी 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 जी। एक्चुअली क्या है, मोबाइल चार्ज है नहीं, इस वजह से मैं हम चार्जिंग चार्जिंग में लगा के का उधर से काम कर बाहर रहे हैं। चला गया था। आपकी आवाज पे स्वर मिलाने आ गया वो वापस से। अभी मैं शुरू करता हूँ 2-3 मिनट में। क्या जी जी। समय मिलेगा या नहीं हाँ तो? हाँ बिल्कुल, तब तक मैं और अन्य साथियों को बुला लेता हूँ। जी जी आ, जी, एक हमारे बात बीच हो जाए, बहुत बढ़िया। इसमें और कई सारे साथी जुड़े हुए हैं। अभिषेक तो जी, एक छोटा सा इशू छूटा था, जी जी वो मैं ऐड कर दूं अगर टाइम है। जी जी जी, बोलिए बोलिए। देखो, जो सुश्रुत महाराज जी ने शुरू किया था उसमें उसका कंपोजिशन कहीं से बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। दूध 2 पार्ट, दही 2 पार्ट, घी 1 पार्ट, गौमूत्र और गौमय 1-1 पार्ट मान सकते हैं। आप एक पदार्थ रोज यूज करते हैं हमारे मंदिरों में, पंच अमृत। उसमें पंचामृत, क्या है? पंचामृत सही फरमा पंचामृत रहे हैं, में सही क्या है? फरमा रहे एक मिनट, पंचामृत में क्या है? दूध, दही, घी वही है, और हैं। इसमें बिल्कुल शहद बिल्कुल डाला बिल्कुल। जाता है, और इसमें चीनी डाली जाती है, और इसमें फल डाला जाता है।
अब आपने ये तीन का दो कॉम्बिनेशन ये अलग अलग हो गए, दोनों ये सारे ही उतने यूजफुल हैं। लेकिन आप मैंने बताया एक अल्टरनेटिव लेना है, तो उसमें वही कॉम्बिनेशन, दूध 2 पार्ट, दही 2 पार्ट, घी 1 पार्ट, तुलसी अश्वगंधा गिलो 1 1 पार्ट। इसका ये एक इसका जहां से गोबर और गौमूत्र को अगर रिप्लेस करना है तो ये सब इंटरनल हो जाते हैं। लेकिन गोबर और गौमूत्र से हम और आप ठीक है, और हमारा आयुर्वेद भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग हमें दुनिया में ले जाना है। तो क्या ये हो सकता है, ये भी आप चर्चा का पार्ट रखिए। धन्यवाद। हमारे बीच में दो साथी और जुड़े हुए हैं। एक है माधव आनंद जी। माधव आनंद जी और जो सरिता सिंह जी जुड़ी हुई। दोनों लोग महेंद्र जी की टीम से हैं। और मैं चाहूंगा थोड़ा वो भी आप अपना विचार रखें, अपना परिचय दें। सरिता जी, माधव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। सरिता जी, माधव जी, शायद नहीं सुन पा रहे हैं। वंदे गो प्रतीक। मातरम। हाँ, वंदे गो मातरम। मैं सरिता सिंह हूँ। वाव नंदी के साथ एसोसिएटेड हूँ। वाव नंदी की डिटेल्स शायद महेंद्र सर ने ऑलरेडी सबके साथ शेयर की हुई है। मैं माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ अभी, मुझे 10-15 मिनट लगेगा पहुंचने में। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अन्य जो हमारे साथी हैं वो इस चीज को कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं बीच रोड पे खड़ी हूँ, मैं इसको नहीं, कंटिन्यू नहीं ठीक कर है। पाऊंगी अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। कोई धन्यवाद सर। बात नहीं। तो प्रशांत जी, आप तैयार हैं या मैं प्रतीक जी को आमंत्रित कर लूं? प्रतीक जी आप आ जाइए, इसके बाद प्रशांत जी आ जाएंगे। प्रशांत जी, जी आप प्रतीक जी को तैयार ले हैं? लीजिए फिर। हाँ, प्रतीक हाँ, प्रतीक जी प्रतीक जी को। को ले लीजिए, उनको भी हाँ समय दे दीजिए प्लीज। प्रतीक जी, प्रतीक जी। जी नमस्ते। जी। हाँ, मैं एक कार्यक्रम में था, पर जी। 10-15 मिनट में मतलब बात करता हूँ, कुछ कहना है इस विषय में। ठीक। ठीक। ठीक है, तो ठीक पहले प्रशांत जी का देख लीजिए। है। जी। जी जी, मैं, एक प्रशांत जी का फोन थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है, इस वजह से ये समस्या है। आ, हमारे बीच में जो अन्य साथी हैं, आ, पुनीत श्रीवास्तव जी, ये जो आज का विषय है और ये जो गौ उत्पादों के औषधि उपयोग, जिसमें एक अभी बताया गया कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट, और कुछ लोग सही भी हुए हैं। अभी जो नवजोत सिंह सिद्धू वाला जो हुआ था मामला, जिसपे उनको आईएमए ने आ, वो नोटिस इशू कर दिया और वो हुआ। तो इस तरह के जो चीजें हैं और जो आ रहे हैं हमारे सामने उदाहरण, तो इसको सरकार क्या, मतलब आ, मैं थोड़ा पॉलिसी एंगल से आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार क्या, जो हमारी प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था है और खास तौर से ये गौ आधारित चिकित्सा है या गौ उत्पादों से जो चिकित्सा होती है, तो जानती ही नहीं है या मानती नहीं है, या हम लोगों के अंदर कमी है जो हम सही से उसे मनवा नहीं पाते? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपका अनुभव सरकार और सरकार की नीतियों और उससे कैसे वो करना है उस पर ज्यादा है। आदरणीय श्री पुनीत जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या है इसमें, क्या है अभिषेक जी, ये देवला पार ने हम्म। कैंसर के 50 पेशेंट लिए एम्स से, जी। हम्म। और उन पे उन्होंने काम किया, हम्म। सारे पेशेंट ठीक हुए वो। उसके जी। बाद उन्होंने सरकार, जब एम्स में ऐसा हुआ तो एम्स एकदम जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे
लेटेस्ट बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। वो एकदम उनको ये लगा पता नहीं ये कौन सा चमत्कार हो गया। हम्म। तो उन्होंने कहा कि इसको करने के लिए जो आप अपने यहाँ के डॉक्टर्स भेजो, हम्म। और डॉक्टर्स भेज के ना एक बार चेक करा लो सारा सिस्टम कि ये प्रॉपर वे में है या नहीं है। तो एम्स के डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने उस पर परीक्षण किया, परीक्षण पे उन्होंने देखा कि हाँ ये प्रॉपर वे में है। अभी कुछ महीनों के अंदर, शायद 2-3 महीनों के अंदर, दिल्ली एम्स और नागपुर एम्स से हम्म। करीब लगभग 100 कैंसर पेशेंट जो हैं, हम्म। जो ढूंढे जाएंगे, जो वहां पे भी इनके ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कुछ पेशेंटों को वो अपना देवलापार में रखेंगे और वो अपने यहाँ पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे, एम्स वाले। हम्म। आप देखना उसमें जितने भी पेशेंट जो गौ से संबंधित जो जितनी भी मेडिसिन है, गौमूत्र है, और उन सबसे सारे पेशेंट सही होंगे। लेकिन उनके यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी इंग्लिश मेडिसिन है ये इतनी हावी हो चुकी है कि हमारी जो पुरानी पद्धति थी उसको बिल्कुल भूल चुकी है। अब उसको जागृत करने के लिए धीरे धीरे, ये तो कोरोना आया, कोरोना के बाद से लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब पे आने लगे। उससे पहले तो लोग आते ही नहीं थे, इन चीजों को सब बंद ही कर दिया था। तो ये धीरे धीरे काफी पेटेंट्स भी किए हैं देवलापार ने। जैसे किसी का डीएनए खराब हो जाए, डीएनए खराब होने के बाद वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि उसका डीएनए सही कर दे, बट उन्होंने उसका जी। पेटेंट करा लिया यूएस से। जी। वो लोग आए, उन्होंने रिसर्च किया, वो सच पाया गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि गाय से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब बहुत उपयोगी हैं। बस अब धीरे धीरे जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं उनके ऊपर, तो वो कुछ ना कुछ उसका फायदा मिल रहा है। ऐसे ही गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र वो भी काम कर रहा है, तो बहुत फायदा मिल रहा है। वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के सीएम सब जान रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो और देशों में भी जो चल रहा है, अब एकदम करने से तो कुछ चीज नहीं बदली जा सकती। इट विल टेक टाइम, बट हाँ वो धीरे धीरे अपनी प्रणाली पे आ जाएगी। और हाँ, इसके लिए एक चीज जरूरी है कि हम लोग जो चर्चाएं ये करते हैं बेसिकली, पहले तो हमारे को ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो जिसपे लोग जो जुड़े हुए हैं, गांव के लोग हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो चीजें मेहनत कर रहे हैं बट उनको उन चीजों का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन पे हम उनको क्या सुविधाएं दे रहे हैं वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए। कौन सा प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं ताकि उन लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा, बाकी बीच में लगेगा तो फिर बोलूंगा। जी। नमस्कार। धन्यवाद पुनीत जी। कुछ महत्वपूर्ण विषय आपने रखे, और ये देवला पार्क का जो अ, अनुसंधान हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, जो वहाँ पे लोगों को लाभ मिला, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। 16 और 17 जनवरी 2026 को देवला पार्क में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। ये सभी लोगों को आपको बताया गया था, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि 16 और 17 जनवरी और 18 जनवरी से 3 दिन की हमारी देवलापार मीटिंग है। वहां पर हम लोग बैठ रहे हैं। मुख्यतः नेशनल कोऑपरेटिव के लोग रहेंगे, और अन्य साथियों का भी स्वागत है, वो भी आ सकते हैं। तो उसका प्रचार हम लोग 27 तारीख की, हमारा कार्यक्रम जब हो जाएगा 27-28 वाला, उसके बाद शुरू कर देंगे। और आप सभी लोगों का साधारण आमंत्रण। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय प्रशांत जी से। प्रशांत जी, अब पूरा आप विषय लें और सभी को विस्तार से बताएं। मुझे लगता है कि प्रशांत जी का नेटवर्क अब सही हो गया होगा। आदरणीय प्रशांत जी। जी, सभी को प्रणाम। तो आज का विषय ये है कि जैसा आपने बताया, गौ उत्पादों का आयुर्वेदिक उपयोग, या आयुर्वेद में गौ उत्पाद, ऐसा एक ही बात। जी। 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 आयुर्वेद सदा से, आज से नहीं, हजारों साल से, आज जो चल रहा आयुर्वेद है ही नहीं। आयुर्वेद गौ आधारित ही आयुर्वेद था, है और रहेगा। तो आयुर्वेद की प्रासंगिकता गौ उत्पादों से ही है, क्योंकि गौमूत्र से ही औषधियों का शुद्धिकरण हो सकता है। जैसे तुलसी अर्क बनाना है तो गौमूत्र से बनेगा। जैसे पुनर्नवा अर्क बनाना है, कैंसर की दो मेडिसिन बड़ी जिनको बोलते हैं, उसके बाद में
भस्म बनानी है गो में भस्म, में का मतलब गोबर, है ना। पंचगव्य है, 5 गव्यों से गाय के बनता है, ये सब आप जानते हैं। तो इसे प्रकाशित करने की आवश्यकता है नहीं। तो पंचगव्य में गौमूत्र की ही हम खाली चर्चा कर लें तो मेडिसिनल प्लांट, इस पे एक बड़ा प्लांट लगा करके हम बहुत सारे औषधियों को इसके साथ में मिश्रित करके, इसमें शुद्धिकरण करके, कुछ औषधियों को 48 घंटा, कुछ को 42 मतलब 72 घंटा भिगो करके हम उनको औषधियों को बाहर निकाल के, जैसे मैं आपको एग्जांपल देते हैं गिलोय। गिलोय को गौमूत्र में जो सबसे प्रथम गाय का गौमूत्र निकलता है, उपयोग में आता है, सबसे पहला जो गाय खड़ी होती है अपने स्थान पर, और वो जो गौमूत्र यूज करके हम उसको गिलोय को उस पर डाल दें। अब गिलोय का शुद्धिकरण उसमें होने के बाद उसकी भावनाएं दी जाती है। भावना इन द सेंस, भावना का मतलब क्या है? भावना का मतलब ये है घोटना। घोटना यानी जैसे अ, गिलोय है, गिलोय को, लकड़ी को हम घोटें, उसमें घुटाई करें, क्योंकि आयुर्वेद घुटाई से, अब ये कटाई और पिसाई वाला मैटर हो गया आजकल, तो आयुर्वेद रहा नहीं, घुटाई ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो यानी घुटाई उसका करने का प्रोसेस होता था। तो एक बार घुटाई करने से गौमूत्र सूख गया, फिर वापस से गौमूत्र के छींटे दे करके फिर वापस से उसकी घुटाई होती थी। ये एक घुटाई गौमूत्र के सूखने तक की प्रक्रिया तक घुटाई होती थी। वह घुटाई प्रक्रिया ही भावना देना कहलाता था। तो एक भावना हुई, फिर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 7 हुई। ये 7 भावना देने के बाद में गिलोय, तुलसी, इनको मिला के बुखार का एक पेटेंट मेडिसिन बनता था। आज भी हम बना सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत किससे होगी, वो वाली बात है। तो आयुर्वेद को पुनर्जीवित करना है तो 1 या 2 चुटकी में आप पोड़िया में देंगे, 250 ग्राम का कैप्सूल या टेबलेट बना के उसका आज की तारीख में देना चाहेंगे, तो तुरंत बुखार वहां से गायब हो जाता है। एंटीबायोटिक से ज्यादा तेज गति से काम करने वाली मेडिसिन है ये। अब आप सोचिए, जो हमारी प्रक्रिया प्रचलित थी उनको आयुर्वेदाचार्यों ने अपनाया नहीं, और उन विषयों को आगे लाने का सरकार ने भी उपक्रम नहीं किया। नेता, नीति और नेतृत्व तीनों चाहिए इसके लिए। अब ये करे कौन, समस्या ये है। अब नेता, नीति और नेतृत्व, नीति तो सरकार बनाएगी, सामाजिक दृश्य में है, परिदृश्य में है, या राजनीतिक परिदृश्य में है, हमें जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं समाज में, तो सामाजिक जिम्मेदारियों की निर्वहन जो है हम लोग भले ही कर रहे हैं, लेकिन हमने सरकार को दायित्व दिया है, तो सरकार नीति बनाए। सरकार की नीतियां आधुनिक विज्ञान से प्रभावित है, उसमें भावनाओं का स्थान नहीं है। भावनाओं का स्थान न हो करके उसमें कूटनीति, राजनीति, ये सारी चीजें घुस गई है। तो ये विज्ञान जो है उससे दूर होता चला गया, क्योंकि इसमें भावनाओं का स्थान है। कफ, पित्त और वात, 5 तत्वों पर आधारित जो विज्ञान था। अब कफ किससे बनता है, पित्त कैसे बनता है, मैं कई बार व्याख्या कर चुका हूँ इसको, तो मुझे लगता नहीं कि इस विषय पे बाकी साथियों को बताने की आवश्यकता है। कफ हमारी बाल्य अवस्था है, और हमारी जो युवा अवस्था है वो पित्त की है, और आज हम लोग जो जिसमें जीवित हैं, हमारे सीनियर सिटीजन जितने भी बंधु हैं, वो सभी के सभी वात की अवस्था में है। ऐसे ही सुबह, दोपहर, शाम का, ऐसे ही ऋतुओं में, ये सारी चीजों पर कभी और हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो विषय हमें गौ लाने की है,
तो ऐसे ही तुलसी का और काली मिर्च का भी हम अलग अलग बुखारों में प्रयोग करते थे। मल्टीपर्पज रोल था इनका। चिरायता का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चिरायता, तुलसी, गौमूत्र और गिलोय, आजकल जो गिलोय घनबटी मिलती है वो भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बनाने का जो प्रोसीजर होना चाहिए वो 7 भावनाओं वाला हो। आज भी कई गौशालाओं में वो प्रयोग हो रहे हैं और उनका प्रत्युत्तर उनकी मेडिसिन दे रही है, उन बीमारियों से लड़ने का काम भी कर रही है। बीमारियों से लड़ने का काम आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई भी नहीं करती। आयुर्वेदिक मेडिसिन कहते को लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन मेरा काम लड़ने का नहीं। आपकी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकती हूँ ताकि वो दोबारा से बीमारी आपके पास ना आए। आयुर्वेद का कहना यही, प्रोसीजर यही है, सिस्टम यही है। एलोपैथी मेडिसिन कहती है कि आपको चोट लगे या बीमारी को लगे, मेरा काम है दोनों को थप्पड़ मारना। आप भी पिटोगे और बीमारी भी। अब जो ज्यादा ताकतवर होगा वो सरवाइव कर गएगा। तो जब आप में क्षमता है और दवाई लेते हैं तो आपका रोग पिट जाता है। एक अवस्था के बाद में रोग हावी हो जाता है, आपकी क्षमताएं खराब हो जाती है, कम हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाते हैं और फिर रोग जीत जाता है। पिटाई तो दोनों की लगती है, दो दो। तो इन दोनों में जो पिटाई हो रही है, जो क्षमतावान था वो उसको सहज भाव से स्वीकार करते हुए उसको उससे इम्यून हो जाता है। तो इम्यून होने के कारण वो वहां पे उससे जीत जाता है। तो एक अवस्था के बाद में मनुष्य लड़ नहीं पाता क्योंकि स्थिति उसकी कमजोर हो गई होती है। रोग तो उतना ही है लेकिन उस व्यक्ति विशेष की क्षमता कम है, ना तो दवाई को झेल पा रहा है ना रोग को झेल पा रहा है उसको, क्योंकि फिर बाद में उसको दो जनों से फाइट करना है, एक तो रोग से, दूसरा दवा से। इसलिए एक एज के बाद में आदमी हॉस्पिटल तो जाता है लेकिन घर नहीं आ पाता। आज जो विषय है हमारा कि हमें दवाइयों से लाभ क्या, तो हमारी इम्यून शक्ति बढ़ाने का काम ये दवाएं कर सकती है। गौ आधारित मेडिसिन ही कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। एक और काम होता है इसमें, कई बार कुछ लोग बोलते दिखेंगे ओवरडोज हो गई तो मेडिसिन। भाई आयुर्वेद में यदि गौमूत्र से शुद्ध किया है और स्वदेशी गाय के गौमूत्र से किसी भी प्रजाति से शुद्ध किया गया कोई भी मेडिसिन ज्यादा मात्रा में आपने किसी बच्चे ने खा लिया, बड़े ने खा लिया, बूढ़े ने खा लिया, उसको नुकसान करेगा ही नहीं। वो उसमें शुद्ध किया है तो उसका नेचुरल गुण क्या है, वो शरीर से एक्सेस या ओवरडोज होने के बावजूद भी शरीर उसको निकाल के बाहर फेंकने की क्षमता रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो गौमूत्र के थ्रू आया है। आपके सेल्स उसको लड़ के फाइट करके बाहर निकालने की किडनी की क्षमता को बढ़ा देते हैं। किडनी जब आपके यूरिन को, ब्लड को, तो उसको बाहर निकालने की क्षमता रखता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान की कोई मेडिसिन को शरीर ओवरडोज होने पर स्वीकारने की भी क्षमता नहीं रखता, उसको बाहर निकालने की भी क्षमता नहीं रखता, इसलिए वो डैमेज हो जाता है। ये विज्ञान है हमारा ऋषि मुनियों का। उन्होंने ये सब रिसर्च करके रखा। हम लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होती। आयुर्वेद में रिसर्च होगी क्या, इतना तो पहले कर चुके हम। तो आयुर्वेद की रिसर्च के आगे आधुनिक विज्ञान बच्चा नजर आता है, तो आयुर्वेद हंसता है इस पर कि भैया ये तो बच्चा है, बच्चा मेरे सामने क्या करेगा। जो हजारों साल पुराना बड़ा विज्ञान था उसके आगे जो आधुनिक विज्ञान बच्चा है। कारण ये है कि मन, बुद्धि और आत्मा का कार्य करता है आयुर्वेद।
यहाँ केवल हम स्थूल की चिकित्सा करते हैं। सुधार हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सुधार सब जगह है और गुंजाइश। अब आयुर्वेद में क्या करें? सपोज करो यहाँ का सिस्टम ही अलग है। वो कह रहे हैं कि 10 आदमी को हमने रोगियों को लिया, तो कैंसर के लोगों को ले लिया। अरे भाई, कैंसर के रोगियों को तो आपने ले लिया, 100 पे आपने प्रयोग किया कोई भी दवा के ऊपर। दवा आपने एक पेटेंट कर ली कि साहब ये वाली दवा है, तो ये जो दवा है हम जिस रोगी को देंगे वो कैंसर का रोगी होगा, और कैंसर के 100 रोगियों को हमने दवा देने का कार्य यदि शुरू किया, एक पर्टिकुलर मेडिसिन देने का शुरू किया, तो यहाँ तो विज्ञान ही अलग है। इसका तो देने का सिस्टम कैसे है? ये तो आयुर्वेद का कहना ही यही है कि कफ, पित्त और वात 5 तत्व आधारित विज्ञान है। आयुर्वेद कहता है कि मैं कैंसर वैंसर को नहीं जानता, हु इज देयर कैंसर, नो आई डोंट नो। तो आयुर्वेद क्या जानता है? आयुर्वेद जानता है कफ, पित्त, वात। ये सृष्टि के नियम को जानता है। इस सृष्टि के नियम क्या है? 5 तत्वों आधारित सृष्टि चलती है ना? उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व। तो वो कह रहा है कि भाई 5 तत्वों में से जो घट गया है, ये बढ़ गया, जिसके कारण रोग हुआ है, तो हमको चिकित्सा क्या करनी? चिकित्सा कुछ भी नहीं है, दवाई कुछ भी नहीं है यहाँ। तो जो तत्व कम हो गया है उसको बढ़ाना है, और जो बढ़ गया है उसको घटाना है। यही तो चिकित्सा है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में कुछ, और आज का विज्ञान अपने पैमाने पर आयुर्वेद को आंकना चाहता है। वो कहता है कि भाई एक कोई मेडिसिन बनाओ और वो तय करे, आज के सिद्धांतों पर, आज के विज्ञान के सिद्धांतों पर तय करे कि इतने लोगों को हमने ये दवा दी, ये कैंसर की दवा थी, और इतने मरीज ठीक हुए, इतने और उससे ज्यादा बीमार हुए, उससे ज्यादा खराबी आई। बिल्कुल होगी ये खराबी। कैसे होगी? मान लो किसी पेशेंट को या 100 पेशेंट को एक्स मेडिसिन दी है हमने, तो आयुर्वेद तो कहता है एक्स मेडिसिन होती ही नहीं है। एक्स और वाई और जेड तीनों हो सकती है, कफ, पित्त, वात तीनों हो सकती है, लेकिन एक्स तो मेडिसिन होती ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य की और संसार की प्रकृति ही अलग है। राजस्थान में जो टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर चूरू जिले में जाके देखिएगा तो -4 भी दिखता है, 50+ भी दिखता है। तो क्या जो दवाई यहाँ दे रहे हैं वो गर्मी नहीं कर जाएगी? या ठंडक, ठंडी मेडिसिन की वो तो कहता है गुण की चिकित्सा करनी है। आयुर्वेद कहता है गुणों की व्याख्या करनी है और गुणों की चिकित्सा करनी है। तो गुण क्या है? तासीर ठंडी है, गर्म है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। और आज का व्यक्ति, देखिए, मनुष्य मनुष्य विक्षम, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं और सारे विद्वान कहते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है। तो सिद्धांत, आज जो हमने सिद्धांत नियुक्त किए हैं, उन नियुक्त या परिभाषित सिद्धांतों से खाएंगे जिसमें हम उसको बांधना चाहते हैं या एक विशेष पद्धति को बांधना चाहते हैं। इसलिए कतई आज के सिद्धांतों पर ये पद्धति फेल है। आप इसको फेल कह सकते हैं या पास कह सकते हैं, आपको तय करना है। आज का वैज्ञानिक सिद्धांत तो इसको फेल कर देगा। क्यों कर देगा? वो कहता है जी लहसुन है, सपोज करो, या अदरक है, अदरक की तासीर क्या है? आयुर्वेद कहता है गर्म, लेकिन आधुनिक विज्ञान जानता ही नहीं है उसको, ना तो ठंडा जानता है ना गर्म जानता है। वो क्या बोलेगा, पोटाशियम फॉर्म ये इसमें ये है, मैग्नीशियम है इसमें ये है। आयुर्वेद कहता है भाई साहब ये सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें ना तो पोटेशियम से मतलब है ना मैग्नीशियम से मतलब है, उसके गुण क्या है ये बताओ। तो यहाँ पर दोनों के कंट्रास्ट एक दूसरे से अलग, इसका सिस्टम ही अलग है, काम करने का तरीका ही अलग है।
तो अदरक का गुण क्या? अदरक का गुण तीखा है, ड्रिल मशीन का काम कर सकता है। तो कोई गांठ हो गई है शरीर के अंदर, उसको छेदने भेदन का काम करना है, तो क्या करो? अदरक जो होती है, अदरक को कोई गांठ हो गई है, फोड़ा फुंसी हो गई, तो उस पे बांध दो। यदि वो लचीला नहीं है, टाइट है, कड़क है गांठ, तो उस पे बांध दो। थोड़े दिन बाद में वो गांठ गल करके निकल जाएगी। अब ये जो सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, उसके गुण हैं। गुण क्या है उसमें? उसमें जो गुण है स्वाद का, उसमें गुण है तासीर का। तो स्वाद क्या है? मीठा, खट्टा, नमकीन। उसके बाद में आ गया कड़वा, मिर्च वाला, काली मिर्च वाला, और कसेला। ये 6 स्वाद है। तो आयुर्वेद तो बोलता है स्वाद की चिकित्सा करो, स्वाद से करो। तो जो 3 आयुर्वेद के दृष्टिकोण में मीठा, खट्टा और नमकीन है, ये रोग बढ़ाने वाले हैं। और कटु तिक्त कषाय, जिसको हम बोलते हैं कड़वा, कसेला और तीखा, ये रोग को घटाने वाले हैं। तो ये सिद्धांत है, दोनों का मैच ही नहीं करता। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताए। मान लो अदरक, अब किसी को रोग में कोई एक्स मेडिसिन अदरक के रूप में दी गई, तो अदरक यदि दी है और किसी की प्रकृति वात की है, तो उसको दे फल जाएगी। पित्त की है तो फल जाएगी, नहीं फलेगी। कफ को, तो वात और कफ की तासीर है ठंडी, और पित्त की तासीर है गर्म। अदरक का प्रयोग गर्म तासीर वाले को दिया गया, तो निश्चित तौर पे थोड़े दिन बाद में उसकी नाक से खून आने लग जाएगा, तो फिर कहेंगे कि साहब ये तो फेलियर है, अदरक नहीं दी जा सकती। तो प्रकृति के आधार पर वो मेडिसिन फेल हो गई। यानी 100 आदमियों को हमने, 100 पेशेंट को हमने अदरक दिया, और एक्स बीमारी के लिए एक्स मेडिसिन नहीं दे करके हमने अदरक दिया। एक्स बीमारी के लिए 100 आदमियों को अदरक दिया। अब उसमें से 100 में से 20 आदमी पित्त प्रकृति के थे, बाकी, या 50 आदमी पित्त प्रकृति के थे, और 25-25 आदमी, 25-25 मरीज कफ और वात के थे। तो कफ और वात के पेशेंट को तो लाभकारी परिणाम देगी, और पित्त वालों को दुष्परिणाम मिलेगा। इसका मतलब 100 पेशेंट में से 50 पे ये दुष्परिणाम दे रही है, तो ये तो 50-50 का मामला हो गया। तो इसको कैसे आंकेंगे हम, अच्छी के बुरी है? इसी के विपरीत ले लो। मान लो कफ और पित्त के 40-40 लोग थे, तो हो गए, मान लो कि वात और कफ के 40-40 लोग थे, टोटल हो गए 80। 20 लोग हो गए पित्त के। अब 80 लोगों को ये एक्स मेडिसिन दी, एक कमरे में 100 आदमियों को दी, तो ये जो हमने दिया है, ये 80 लोगों को फायदा कर जाएगी, बाकी को 20 को ये नुकसान करेगी। तो ठीक इसी प्रकार लहसुन भी गर्म है, ठीक इसी प्रकार लौंग भी गर्म है, ठीक इसी प्रकार इलायची ठंडी है, ठीक इसी प्रकार काली मिर्च को गर्म करके औटा के दोगे तो वो गर्म है। तो आपके घर में ही पड़ी हुई मेडिसिन के इतनी वेराइटीज में उपलब्ध हैं, उनकी तासीर अलग अलग है, उनकी प्रकृति मनुष्य की भी अलग अलग है। ऐसे में आज के परिप्रेक्ष्य में ये सारी मेडिसिन आज के सिद्धांत के, आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत के ऊपर खरी नहीं उतरती। अब आप कर लो, प्रयोग करके देख लो, जिसको करना है। ये सारी फेलियर कहलाएंगी। लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत पे आपने 100 आदमियों को रखा, वात पित्त कफ के सिद्धांत पर काम करते हुए अलग अलग मेडिसिन बना के दी, तो कैंसर क्या 100 आदमियों को 100% ठीक कर देगा? तो डिपेंड करता है आपका नजर क्या है, नजरिया क्या है। डिपेंड करता है आपकी पित्त प्रकृति क्या है, कफ क्या है, वात क्या है। डिपेंड करता है उसकी औषध का गुण क्या है। इसको समझना आधुनिक विज्ञान के बस की बात ही नहीं, तो आयुर्वेद फिर हंसता है इसके ऊपर।
कि देखो बच्चे लोगों को समझ में आती नहीं है, प्रकृति नहीं पता, सिद्धांत नहीं पता कुछ, और काम करने जा रहे हैं कि एक्स मेडिसिन को हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पर मैं मेरा उद्बोधन या अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने दोनों पक्षों को रखने का प्रयास किया। आप कहोगे तो अन्य पद्धतियों को इसके साथ में देख ऐड करके तुलनात्मक अध्ययन बता दूंगा और अपने जीवन का अनुभव आपके साथ में रख देता हूं। अब आपके कोई सवाल या प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद प्रशांत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई और बहुत ऐसी एक विषय को छुआ है जो कि सभी को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, आप सभी लोगों के कोई भी प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं प्रशांत जी से। और कई बार प्रशांत जी इतनी गहराई में ले जाते हैं कि बहुत सारे साथियों का दम घुटने लगता है क्योंकि वो हमेशा से कम गहराई पे ही तैरने के आदी रहे हैं, तो इतनी गहरी बातें उनको अच्छी नहीं लगती। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, कोई प्रश्न है तो करें। सुमेर सिंह जी, सरिता जी, प्रतीक जी, माधव जी, ब्रिगेडियर साहब, देवदत्त जी, दीपक अग्रवाल जी, अलका दीदी, कोई भी प्रश्न कोई भी विचार है तो रख सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ मिनट बच चुके हैं। जी जी नमस्ते। नमस्ते जी, प्रणाम। बोलिए प्रतीक जी। जी मैं ये कह रहा था कि गौ आधारित जो उत्पाद है उनके जो आयुर्वेदीय उपयोग है उसको नजर में रखते हुए जो हम सहकारिता से गौपालन करने के लिए सोच रहे हैं उसके अंदर हम मेडिकल टूरिज्म का एक पॉइंट ले सकते हैं। और कुछ एक ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष है, जैसे परम पूज्य दक्षिणानंद जी महाराज की जो पथमेड़ा गौशाला है वहां पे ऐसा कुछ प्रयोग 10 एक वर्षों पहले हुआ था और कुछ लोग वहां किडनी और कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए जाते थे। समयांतर कुछ वहां पे गड़बड़ी हुई तो उसकी वजह से वो थोड़ा कम हुआ। पर उसके सामने दूसरा गुजरात के अंदर वलसाड़ में वागलधरा में एक पूरा पंचगव्य से चिकित्सा हो रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैंसर के ऊपर कार्य होता है। तो ऐसी मतलब ऐसे बिंदु जो है वो हमारी सहकारिता वाली गौपालन जो हम लोग जो गौशाला शुरू करने वाले हैं उसके अंदर मेडिकल टूरिज्म गौ आधारित उसको हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा मैं मतलब जैसे इतने वर्षों से मैं करता हूँ पर अभी भी जनमानस के अंदर गौमूत्र और गोबर को लेकर एक अजीब सी अछूतापन है। मतलब जब भी हम गौमूत्र के विषय में बोलते हैं जो इनका महत्व समझते हैं वो तो ले लेते हैं, पर बाकी लोगों को पता नहीं क्यों इतना महत्व होने के बावजूद भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उसके विषय में किस तरीके से मतलब जैसे आचार्य जी जो बता रहे थे प्रशांत जी, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे कि इसमें किस तरीके से लोगों को बहुत सहज तरीके से उनको अच्छा लगे इस तरीके से उनको समझाया जाए। थोड़ा वो हमारा मार्गदर्शन करे तो अच्छा रहेगा। दूसरा ये है जैसे नागपुर की देवलापार संस्था ने जिस तरीके से धीरे धीरे मतलब पिछले 20-25 वर्षों में जो गौ विश्व मंगल यात्रा हुई थी उसके बाद के समय से आज तक में उन्होंने जिस तरीके से मेडिकल मतलब जैसे उसके जो स्टैंडर्ड्स है उसमें पास हो होकर जैसे लाइसेंसिंग करवाए हैं पंचगव्य प्रोडक्ट्स के, वो सभी गौशालाओं के लिए सीखने वाला बात है। पर उसके सामने मैं एक चैलेंज ये देखता हूँ
कि बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टर मेरे नजर के सामने ऐसे भी है जो कुछ कुछ जगह पे मतलब गाय का दूध घी उसको पेशेंट को मना भी करते हैं। तो जरूरी नहीं, वो उनका नॉलेज शायद उस हमसे ज्यादा होगा, वो उनको उनके शरीर की प्रकृति के अंदर अनुकूल नहीं होगा, तो शायद मना भी करते होंगे। पर हमने ये भी नहीं देखा है कि जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया, जो गौमूत्र भावित जो भाव दी हुई औषधिया निर्माण, उस पे वो प्रेफरेंस दे, ऐसा भी नहीं है। मैं एक दो वैद्यों को नियमित रूप से साल में मैं जानबूझकर 3-4 बार उनसे मिलके उनको सिर्फ एक ही बार मतलब एक ही बात पे इंसिस्ट करता हूं कि आप गौमूत्र हरि तक ही हमसे बनवाए, तो हमारी गौशाला के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हमारा जो गौमूत्र है जो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कलेक्ट करते हैं अच्छे स्टील के बर्तनों में, उससे हम आपको पूर्ण तरीके से आप जैसे कहेंगे वैसे बना के देंगे। पर उनका जो ढर्रा है वो अलग ही, मतलब जो फैक्ट्रियों में बनती है उस तरीके से जो दवाई बनती है उसके अंदर ही वो रहता है। तो एक जनरल अवेयरनेस वैद्यों के बीच में किस तरीके से हो, उस विषय में भी हम लोग साथ में मिलकर सोच सकते हैं। जो माननीय सुनील सी मानसिंह जी है, वो इस विषय में थोड़ा बहुत काम भी करते हैं। जब भी उनको कहीं वैद्यों के बीच में बैठने का मौका मिलता है तो वो उनके ऊपर इंसिस्ट करते ही है। पर वो जो मतलब ये पूरा भारत और एक दो व्यक्ति के छोटे छोटे प्रयास, समझ में नहीं आता है कि हम लोग कब इस चीज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य जी, मैं कुछ जो मेरे सवाल से मैंने आपको बताए, अगर उसमें मेरा मार्गदर्शन करे तो अच्छा है। जी धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत अच्छे सवाल हैं, आपके सुझाव भी बहुत बढ़िया हैं। पहला सुझाव, एक जो आपने पहला सवाल किया था एक बार रिपीट कर दीजिए तो मैं वन बाय वन ले लेता हूँ। हेलो। हेलो। जो जी सुझाव तो बोलिए। ठीक है, जो हम मतलब जो बोले कि मेडिकल गौ आधारित मेडिकल टूरिज्म होना चाहिए, पर जो दूसरा हाँ हम जो कह रहे, मतलब प्रश्न था मेरा वो जी बताइए। मैं फिर से, हाँ फिर से बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज आयुर्वेद डॉक्टर के द्वारा इन पहले मैं जनमानस वाला बात बोल देता हूँ, जैसे सामान्य जन के अंदर अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए कि वो गौमूत्र और गोबर की जो प्रोडक्ट्स है या जो उत्पाद है उसके जो मेडिसिनल यूज है उसको ध्यान में रखते हुए उसको इस्तेमाल करें। नहीं कि ये गौमूत्र है, गोबर है, छी, ये वो, उसको मतलब अवॉइड करके उस कैसे उसके प्रति उनका लगाव बढ़े। पहला प्रश्न ये था, फिर दूसरे पूछूंगा, आप बताइए। जी, तो आपका जो प्रश्न है कि जनमानस को इस ओर कैसे लाया जाए, जी राइट। तो जी जी। जनमानस में देखिए, जनमानस की बात करने से पहले मुझे या आपको या हम सबको अपनी बात करनी पड़ेगी। क्या हम में से कोई आयुर्वेद को समझ जी पाया? पहले मुझे तो समझना पड़ेगा ना आयुर्वेद क्या है। जनमानस को तो जी मैं तब समझा पाऊंगा। जी तो हम मुट्ठी भर हैं, 10 या 15 20 लोग ही पहले आयुर्वेद को समझें और फिर उसको अपना के बताएं, देखो मैंने ये किया, हमने 15 लोगों ने भी ये कर दिया, तो मुझे लगता है 1500 बनने में देर नहीं लगेगी। हम ज्यादा की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो 15 की बात कर लें। अभी हम 11 जने हैं, 11 में से 10 को मान लें, चलो ठीक। हम ये 10 तो तय करें आयुर्वेद क्या है, हम ये समझ गए और हमने आयुर्वेद अपनाना शुरू कर दिया और हम लोगों को बता रहे हैं कि देखो भाई, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बुखार की आपको दवा बताई थी, गिलोय, फोकट में मिलती है आराम जी से, है ना। जी जी इसको करना क्या है, गौमूत्र के साथ में मिला देना है। भावनाएं देव जी जी 7, बुखार की दवा हो गई। तुलसी की भावनाएं दो 7, बुखार की दवा हो जी गई। ठीक है। अब इसमें पपीते के जी पत्ते को ऐड कर दो, डेंगू जी की दवाई हो गई।
प्लेटलेट जी बढ़ाने की दवा हो गई। जी अब इसी को गौमूत्र के साथ क्रिया ना करा के ऐसी ही भावना दूध के साथ दे दो, जोड़ों के दर्द की दवा हो गई। जी इतना ही फर्क है, बस केवल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जी इसको समझना है। एक चीज से हम सैकड़ों दवाइयां बना सकते हैं, पूरी गौशाला चल सकती है खाली इस पर ही। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। तो हम पहले समझें, खुद को तो जाने हम क्या है। मुझे तो खुद ही नहीं जी पता मैं क्या हूं। हु इज दैट अच्छा। प्रशांत? प्रशांत कौन है ये तो मैं जानूं। जी तो पहले गौ माता का मतलब हमें समझ में आए, जी तब हम आगे की बात करें। अच्छा। इसी में मेरा तो हमें एक 10 लोगों को या 11 लोगों को। विचार जी निकल के आया इसमें जी बताइए। कि जो वर्तमान में उपलब्ध उपकरण हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो साधन है, जो टेक्नोलॉजी है, तो क्या इसके माध्यम से ये दो चीजें संभव है कि कोई दूर बैठे व्यक्ति का हम प्रकृति जान लें कि वो बहुत बढ़िया। कब वात या पित्त का है या द्विदोष है उसमें। और बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा उसका नाड़ी का परीक्षण भी हम दूर बैठ के कर सकते हैं। अगर ये जरूरत दो ही नहीं है, चीजें संभव है। नाड़ी परीक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अच्छा बीस जी। बीस सवाल हम तैयार कर देते हैं, वात पित्त कफ, हम्म। है ना। केवल 20-20 सवालों को आधारभूत ढांचा बनाकर हम्म। अगले 60 सवालों में ही आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। केवल उससे एक ऐप बना दो या व्हाट्सएप हम्म। पे उसको डालने को कहो, इन प्रश्नों का उत्तर दे दो भाई साहब, और कुछ नहीं चाहिए। में एआई ऐसे ही काम कर रहा है। एआई इसी हाँ, फॉर्मेट में काम करता है। तो तो एआई हमारा सपोर्ट कर सकता है। हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हमें इस तरह के इनोवेशन पे जाना होगा। हम इसको ऑटोमेट करा सकते हैं, अपने पास है वो सारे सिस्टम। और अगर ये ऑटोमेट करा के लोगों को हम लाभ दिला पाए, ऑनलाइन ही उनकी चिकित्सा हो जाए, तो मुझे लगता है कि मासेस के लेवल पे हम लोगों को जोड़ सकते हैं और उनको जो उनकी सोच में परिवर्तन ला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल। विचार हाँ, ये तो है। बहुत अच्छी बात हो गई। ऑटोमेशन पे अपन चले जाएंगे, वो भी मैं बना दूंगा सारा, है ना। अभी क्या है कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास में, मैं कहीं घर गया किसी के, सपोज करो, मैं पूछ रहा हूँ कि साहब महानारायण तेल है क्या, दर्द हो रहा है अगले को, मैं उससे तेल मांग रहा हूँ। रात को कोई तेल है ना, कोई कुछ भी है ना संसाधन, मैं उसको कह रहा हूँ भाई अपने घर में क्या क्या अवेलेबल है। उससे तेज गति से दवा बनाने की ताकत हमारी रसोई में है। अब कुछ लोग कहने लगेंगे सब किचन फार्मेसी पे कोई पुस्तक मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, कुछ मिल जाए, है ना। मैं वो भी करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आज देखिए, मैंने उनको कोई दवाई नहीं दी, 2 दिन हो गई चिकित्सा करते हुए। गाड़ी भर के लोग आए आगरा से यहाँ इलाज कराने जयपुर, सब तरफ इलाज करा चुके हैं, एम्स एम्स सब तरफ। सरकारी नौकर हैं, अधिकारी हैं, उनको सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है, सारे सब कुछ करा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। आयुर्वेद में जाए, यहाँ जाए, बड़े बड़े फार्म जो भी आयुर्वेद के प्लेटफॉर्म है उन पर जाए, मैं नाम नहीं बताना, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना वो है, ज्यादातर के साथ में हम जुड़े हुए हैं। विषय ये है कि हमें अपनी प्रकृति को समझना है। इसकी दवा आपके घर में उपलब्ध है और हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं। समस्या ये है। मैंने, एक हमारे भारद्वाज जी है, मैंने उनको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, आपकी उम्र हो गई 34, 74, 74 एज, केवल नाभि में एक ही चीज डालो, अरंडी का तेल नाभि में। नाभि पूरण करना, उनको 2 दिन मैंने ट्रेनिंग दी है, तीसरे दिन उनको आ गया।
आज उनका जोड़ों का दर्द कर रहे हुए, आज इंसुमिनिया के पेशेंट थे, रात में 1 घंटा सो पाते थे, कभी 2 घंटा। आज बड़े मजे से रात को उनका बायोलॉजिकल क्लॉक 10-11 बजे बंद हो जाता है, मजे से सुबह 6 बजे तक उठते हैं, कभी 5 बजे उठ जाते हैं। ये केवल 1 महीने में हुआ है। इससे तेज गति से कोई मेडिसिन काम करने वाली मिल जाए तो बताना भाई बाजार में। जिनके जोड़ों के दर्द ठीक हो गए, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, आज 4 मंजिल बिना उसके अपने घर में ही हूँ, अपने खुद के घर में उनका 4 मंजिला घर है, गेस्ट हाउस बना हुआ है। वो अपने गेस्ट को चाय बना के खुद परोसने जाते हैं, उससे बोले सर एक्सरसाइज हो जाती है जैसा आपने बताया। इसके अलावा दिन भर सेमिनार करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो एक 74 साल का आदमी जिसकी सारी प्रॉब्लम इकट्ठी कर चुका, मुझे प्रोस्टेट भी है, मुझे हर्निया भी है, आज वो शिकायत कहाँ चले गई 1 महीना बाद? कोई दवा दी? नहीं। इलाज किया? नहीं। केवल एक बात बताई, अरंडी का तेल डालना है नाभि में, और वो एक एक ढक्कन उसको नाभि को पिला देते हैं। एक बार पूरा नाभि को फुल भर देते हैं, फिर उसके बाद में उसको पूरा करते हैं, अंदर एब्जॉर्शन हो जाता है, फिर वो दोबारा फिर डाल देते हैं। मुझे रातों की नींद में परेशान करते थे, कभी 11 बजे कभी 12 बजे फोन कर रहे हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही है, कभी ये दवा दे दो, कभी वो दवा दो, पिल्स खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं। आज एक भी दवा नहीं है, 1 महीना होगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना होगा। गौ महाकुंभ कब हुआ था, बस उससे अब तक की ये है कहानी। एक व्यक्ति 74 की एज में आज इतना एक्टिव है, बिना दवाओं के ठीक चल रहा है, केवल एक नाभि में तेल डालने से। केवल मैंने अगले की प्रकृति देखी कि वात और कफ की प्रकृति है, दे दिया ये करो। वो हंस रहा था बंदा मेरे पे एक जमाने में। मैंने कहा भाई साहब करके तो देखो। वो बंदा मुझ पर हंस रहा है, कह रहा है कि इतने सारे डॉक्टरों ने इलाज कर लिया, अब ये क्या है, ये तेल इससे क्या होगा? मैंने कहा करके देखो फिर बताना। 2 दिन में अगले के घर जाके खुद से हाथ से अपने हाथ से करके दिखाया। पहले दिन बंदे को बढ़िया नींद आ गई, कहते यार शाम होती बढ़िया नींद आ रही। दूसरे दिन में खुद ने ही कहा कि मेरे जोड़ का दर्द कम तो हुआ है, पर आराम कब होगा? मैंने कहा और क्या चाहिए, इससे तेज मेडिसिन आपको पेन किलर नहीं खानी पड़ रही, और क्या चाहिए? तो अगले को समझ में तो आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में वो बंदा टेक्नोक्रेट से रिटायर है। तो पढ़ा लिखा आदमी और विज्ञान का विद्यार्थी और टेक्निकल आदमी और एमटेक किया हुआ आदमी, समझने में देर नहीं लगी उसको। मैंने कहा करो फिर बाद में बात करेंगे। आज वो सब कुछ कर रहा है, आपको बात करना है तो किसी को मैं नंबर दे दूंगा, आप कर सकते हैं बात। ये है मेरा कहने का विषय, केवल इतना है। आपको पहले आयुर्वेद समझना पड़ेगा जी। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी की लकीर को छोटी नहीं करनी, आपकी अपनी लकीर बड़ी करनी पड़ेगी। आप अजमाओगे जब तो कहोगे। मैं अभिषेक जी को आजमाऊंगा कि बहुत बढ़िया आदमी है, मैंने फील किया अभिषेक जी बढ़िया आदमी है, मैं 10 को आदमी को कह सकता हूं। अब अभिषेक जी जाकर के कहें कि भाई अभी मैं 100 आदमियों का सेमिनार कर रहा हूं, मेरा परिचय जान लो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, क्या बोलेंगे लोग? अभिषेक जी केवल अपना मियां मिट्टू बन रहे हैं, यही तो कहेंगे। ऐसे ही प्रशांत के बारे में कहेंगे, ऐसे ही हमारे किसी और साथी के बारे में कहेंगे। तो अपनी बात करने से पहले अपनी लकीर तो बड़ी करो भाई साहब। मेरा निवेदन आप लोगों से सभी से यही है कि हमें अपनी विद्याओं को खुद आजमाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जब मैं कह सकता हूं एक सीनियर सिटीजन के रूप में कि मैं कोई दवा नहीं खा रहा, और सबसे गंदा दिनचर्या मेरी है, मरीजों के साथ कभी 12 बजे तक कभी 2 बजे तक थेरेपी कर रहा हूं, और कभी सुबह 5 बजे उठ जा रहा हूं, कभी रात रात को 12 बजे 2 बजे सोने के बाद में 9 बजे 10 बजे उठ रहा हूं। इससे गंदी दिनचर्या क्या होगी बताओ? मुझे याद ही नहीं है कि कौन से पेशेंट के साथ कितनी देर हमने काम किया। अभिषेक जी कह के थक गए कि भैया प्रोग्राम तो अटेंड कर लिया करो, 7:15 8 बजे का वो लगा लो।
अलार्म बजेगा, मुझे होश नहीं रहता काम करते वक्त। तो आप सोचिए, इतनी गंदी दिनचर्या के बावजूद जो दूसरे को कह रहा है कि अपनी दिनचर्या सुधारो, खुद का हाल तो ये है, लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं, ना बीपी ना शुगर ना कोई और। तो हम चल सकते हैं तो दूसरे भी चल सकते हैं। समझना पड़ेगा, लाइफ एक मैनेजमेंट है। पहले मैं खुद तो मैनेज करना सीखूं, तब तो मैं प्रवचन करूं दूसरे को कि भाई मैंने ये किया, मैंने करके बताया ना। अब भारद्वाज साहब की बोलती बंद है बिल्कुल भी, मैं उनके मुंह पे बोलता हूँ, बोलो भाई साहब अब आपकी बोलती बंद है, बोले हाँ, मानते हैं वो। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। कहेंगे तो मैं आपका नंबर देता हूँ, बात करिए, वो खुद ऑन रिकॉर्ड बोल देंगे। अपनी चीज को आजमा करके फायदा लेने के बाद में तो कोई भी बोलेगा ना। तो पहले हमको खुद तो बनना पड़ेगा ना उसके जैसा, उस व्यवस्था में आना पड़ेगा। पहले मैं कोई गाड़ी चला के देखूंगा तब तो मैं बोलूंगा, बट टेस्ट ड्राइव करके हाँ मैंने ये गाड़ी चलाई, बहुत बढ़िया है, ये है वो है। तो मैं इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दे चुका हूं, पहले अपने को खुद करना पड़ेगा, खुद मुख्तियारी लेनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। मैं यहीं पे अपना विराम करता हूँ वाणी को। अब आप जो भी आप और मुझे आदेशित करेंगे मैं तैयार हूँ। आचार्य जी, प्रशांत जी, मैं जी, मैं थोड़ा सा, मेरी गलतफहमी हो सकती है। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या कुछ राय ले सकता हूँ? क्यों नहीं, आप वैदिक आदेशित वैदिक करिए, हम वैदिक तैयार काल हैं। से पंचगव्य शुरू हुआ। ज्यादातर गौमय और गौमूत्र का उपयोग बाहरी के लिए, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि तुलसी को शुद्ध करने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए बाहरी रूप से, स्पेशली स्किन कैंसर हो चाहे कुछ हो, स्किन खाल के लिए, बालों के लिए, और साफ सफाई के लिए, हमारे घरों में भी लिपाई के लिए यूज हुआ आयुर्वेदिक काल में। और उसके बाद इसका प्रयोग आंतरिक रूप से भी होने लगा। लेकिन जो सूत्र महाराज जी ने जो जो पहला सिद्धांत बनाया, उसमें उसका जो कॉम्बिनेशन मिला है आप जैसे लोगों से, उसमें मूल रूप से दूध, दही, घी और बहुत मामूली रूप से गौमूत्र और गौमय का प्रयोग हुआ। ये बेसिकली जो आज का भी है, ये बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर है। कैंसर भी तो भी किसी कारण से होती है, उस कैंसर को ना होने दे, उसके शरीर को तैयार करती है। एक तो ये है। तो अभी ये चेंज होते होते अब जस्ट रिवर्स हो गया। अब गोमूत्र ज्यादा और गोमूत्र और इंटरनल यूज ज्यादा, जिससे लोगों में, हमारे लोग की तो छोड़ दीजिए, आपने बता दिया, लोगों में शंका ये है कि गाय का गोबर और गोमूत्र प्रकृति के लिए है, धरती के लिए है, उसका कुछ उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से दूध, दही, घी, ये सब पोषक हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सारी गौ माताओं का जो कूड़ा करकट पॉलीथीन खा रही है, उनमें सब में एक सी गुणवत्ता है? धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वाह, ग्रेट क्वेश्चन। राजीव दीक्षित जी को आपने कभी सुना हो, तो उन्होंने एक प्रयोग किया था एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ में, उडुपी में। एक प्रोफेसर ने कहा कि राजीव भाई, आप जब बोलते हो कि गाय माता का गौमूत्र किसी का भी यूज कर लो, तो मैं कैसे मान लूं कि इस गाय का, अमुक गाय का गौमूत्र लेने से मुझे उतना ही लाभ करेगा जो पॉलीथीन खा रही है, कचरा खा रही है उसमें भी। तो उन्होंने तय किया दोनों ने मिलके कि चलो एक प्रयोग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आर्सेनिक एक जहर का नाम है,
जो भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो सब जानते हैं। हमारे शरीर में भी आर्सेनिक पाया जाता है। बिना आर्सेनिक के फास्फोरस का विघटन हमारे शरीर में नहीं होता, या एब्जॉर्प्शन बोलो या डाइजेशन बोलो। तो कुछ विषय हमारे शरीर में जो केमिस्ट्री पढ़े हैं वो तो जानते ही हैं, तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे आर्सेनिक का प्रयोग गौ माता को चारे में मिला के दिया गया कि देखते हैं कि इसको खाते ही ज्यादा मात्रा में आदमी मर जाता है, तो गौ माता भी मर जानी चाहिए। दूसरा उनके पास प्रश्न था, उन्होंने भी सुना ही था कि गाय के गले में शंकर भगवान का वास है, 33 कोटि देवता जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें अलग अलग स्थानों पर निवास बताया गया हमारे शास्त्रों द्वारा। चलो इसको भी परखने का काम हो जाए एक बार। तो 33 कोटि देवता का के नाम पर गाय को आर्सेनिक 6 महीने तक उसके चारे में मिला के जहर दिया गया, स्लो पॉइजन के तौर पे। 6 महीना देने के बाद उस गाय के गले में वो नीले कलर की गले के जो झालर होती है उसमें नीले कलर का वो जहर के रूप में हल्का हल्का उसमें बाहर दिखने लगा। उसको लैब में टेस्ट किया गया था तो वो आर्सेनिक था। यानी वो आर्सेनिक शरीर में गया नहीं, दूध में चेक किया तो आया नहीं, गौमूत्र में चेक किया तो आया नहीं। इसका मतलब ये उस प्रोफेसर को जानकारी मिली कि गाय के गले में जो शंकर होता है, शंकर भगवान तो विष का प्याला पीते हैं, तो वो पी गए, ऐसा मान सकते हैं क्या इसको? तो धार्मिक रूप से भी संतुष्टि मिली और सामाजिक रूप से भी संतुष्टि मिली। तो मुझे लगता है आपको, ब्रिगेडियर साहब को उत्तर मिल गया होगा। कुछ कहने की बिल्कुल नहीं आवश्यकता मिला, बची हो तो बिल्कुल है? नहीं मिला। अच्छा। ये जो बात है आज करके देख लीजिए ना, हमारी गाय का हम क्यों नहीं गाय को अच्छा खिलाएं, अच्छा रखें ताकि पांचे प्रोडक्ट अच्छे आए, उसका रीजन है ये हाँ, बात। आप ये कहानी कहने से आप गाय का भला कर रहे हैं। नहीं भला नहीं आप कर रहे। कह रहे हैं कि गाय को कूड़ा खिलाओ, गाय को जो मर्जी खिलाओ, गाय तो अमृत हम देगी। नहीं नहीं, गलत ब्रिगेडियर बात है साहब, ये। आप हम इसको इसके कतई मेरे साथ पक्षधर आइए, नहीं है, मैं इसका आपके साथ मतलब। खड़ा होकर करके करता हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ ही खुद ही सोच लिए। प्रकृति ने गाय को किस लिए बनाया है? प्रकृति ने गाय को बनाया है कि आदमी के लिए दूध है या उसके प्रोडक्ट हैं, उसमें उसका पोषण देगी। और ये गौमूत्र और गोबर बहुत अच्छी क्वालिटी है इनमें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तो पृथ्वी के लिए है, धरती के लिए है। क्यों गाय का गोबर बाहर निकलता है, धरती पे गिरता है? क्यों गाय का मूत्र धरती पे गिरता है? क्यों गाय का दूध धरती पे क्यों नहीं गिरता? प्रकृति जो कह रही है उसको तो सुनिए। कोई भी जानवर, कोई भी जहर जहर है, उसको क्या गले में है, ये है क्या? भगवान इतना नहीं है कि गाय को तो ये सब दे देगा और दूसरे जानवर को नहीं देगा? आप इसको डिटेल में सोचिए, ये एनालिसिस के लिए है, ये फूड फॉर थॉट है। इसी से तो हमारा नहीं हो रहा, नहीं बढ़ रहा। लोग कहते हैं देखो क्या बात कर रहा है। धन्यवाद, सॉरी आया मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, विषय ये नहीं है कि गौ माता को हम कैसे रख रहे हैं। विषय ये है कि क्या आपने जो प्रश्न किया ना, कि उसके गौमूत्र में कचरा खाने के बावजूद भी गंदगी आती है या नहीं आती है, तो इसका प्रयोग उन लोगों ने करके देखा। विषय आती ये है, नहीं है मैं हमारे। प्रैक्टिकली 15 साल से कर रहा हूं, आती है। बिल्कुल शुद्ध नहीं है, गाय के मूत्र में एंटीऑक्सीडेंट गोबर में भी आती है। जो आज गोबर में जो इस तरह की गाय है उनमें कोई गुणवत्ता नहीं है। हाँ, तो टेस्ट करने का विषय है, या तो उसकी प्रजाति में कुछ मिक्सिंग नहीं, हुई है। प्रजाति का कोई विषय नहीं है, सारी भारतीय गायों में बिल्कुल अच्छा है गोबर। लेकिन उसका यह है कि उनमें मेन रीजन है, जैसे आपने देवी देवताओं का नाम बताया 33 कोटि, उसमें जीवाणु है हमारे इस एरिया के। वो जीवाणु शुद्ध बनाते हैं गोबर भी मूत्र भी। और वो गोबर देखिए, और मूत्र
धरती के लिए प्राइमरी, उसका एक्सटर्नल यूज आप कर सकते हैं सब जगह। लेकिन उसको उसको मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें वो है, लेकिन उसका संकोच लोगों को पड़ता है। कोई भी हो, किसी का एक्सट्रैक्ट है, उसमें अच्छे अच्छे गुण ले लो, आप छांट के ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप उसको एज सच ले रहे हो, तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। हाँ, इसके लिए यदि किसी की भावनाएं प्रभावित होती तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। विषय ये था कि क्या ऐसा हुआ क्या। तो जो टेस्ट हुआ है, जिन लोगों ने बताया, ऑन कोड किया, उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उनके डॉक्यूमेंट भी शायद कहीं होंगे। तो क्योंकि मैं तो गौपालक हूं नहीं, मैं सिर्फ चिकित्सा करता हूँ, तो मेरी जो जानकारी में चीज आई मैंने आपके सामने रखी। मैंने कभी टेस्ट किया नहीं। तो जब मैंने टेस्ट नहीं किया तो राजीव भाई और इन लोगों ने किया होगा, आप जब उन्होंने चिकित्सा कोट करते किया। हैं, मैं आपसे ये बहुत नम्र से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको गाय के इन प्रोडक्ट की गुणवत्ता में, गाय की भलाई के लिए हमें गाय का ध्यान पहले रखना है, तभी अच्छे प्रोडक्ट आएंगे। अगर आप आगे से इसमें ध्यान रखें तो बहुत जरूरी है। नहीं, यही वो बात तो बात है कि सही है। आप विदेशी विदेशी गायों का क्यों नहीं ये गोबर और ये यूज कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि हमारी गाय में ये गुणवत्ता डेवलप हुई है। और उसको डेवलप रखने के लिए, तैयार रखने के लिए, जहरीली चीज खाने से उसके सारे कीटाणु, जो देवी देवता जिसका आप कह रहे हो, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। उसमें गुणवत्ता कहाँ से बचेगी जब उसमें है ही नहीं वो चीज। तो इसलिए उसका शुद्ध खाना देना है, अच्छा खाना देना है, केमिकल रहित खाना देना है, तब ये सारी की सारी गुणवत्ता स्पेशली पंचगव्य के लिए बिल्कुल होती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए, सब गाय मिलके प्रण को करते हैं आपने, आपसे। सब मिलके हम प्रण करते हैं कि जहां कहीं भी ऐसा कोई कार्य हो रहा होगा, हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे। पहले आयुर्वेद को समझेंगे, गाय को समझेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने, क्योंकि मैं तो सब जो गाय प्रचारक हूं उससे पहले कहता हूं, पहले गाय की भलाई, बिल्कुल होना फिर उसका चाहिए। यूज, फिर उसका यूज। सही बात है, होना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी होनी ही चाहिए, चाहे प्रकृति के किसी भी जीव की हो। श्रीमान जी से मैं 1 मिनट का क्षमा चाहूंगा। 1 मिनट के लिए समझ नहीं, 1 मिनट का मैं अपना अनुभव बताऊं गाय की। जी जी जी, बताइए, स्वागत। आदरणीय, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है देवदत्त जी। जी नेटवर्क। सर, अब आ रही है। हाँ, अब जी, आई। अभी आई। हाँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक मैंने अपनी गाय पे प्रैक्टिकल किया हुआ है। गाय के कोई भी गलत चारा अगर उसकी नांद में मैं डाल देता हूं तो गाय पीछे हट जाती है, खाती नहीं है। आप जहर की बात कर रहे हैं, जो आर्सेनिक जहर है वो बात कर रहे हैं। यहाँ तक के कोई भी सुगंधित चीज अगर गाय को पता लग जाए तो वो पूरा चारा छोड़ देती है, पूरे चारे पे हमारी गाय खाती नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव और प्रैक्टिकल है किया हुआ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, स्वाभाविक है। समय काफी हो चुका है और अब मैं हमारे सबसे वरिष्ठ साथी जो हैं से आग्रह करूंगा, सुमेर सिंह जी से, कि कार्यक्रम का समापन कर दें, क्योंकि आज बहुत विस्तार इससे से पहले चर्चा। भी एक निवेदन करना चाहता हूँ जी जी। सभी साथियों से। क्या हम आयुर्वेद और गाय को अपनाने के लिए पहले आयुर्वेद को जानेंगे और गाय को जानेंगे? और जानने बिल्कुल। के लिए क्या जी हम जी, नीति क्यों नहीं बनाएंगे या खाली जानेंगे। बातें ही करेंगे या वार्तालाप ही करेंगे? नहीं नहीं, अलग से कार्यशाला रखिए, क्यों नहीं जानेंगे। नीति बनाई है,
लोगों को जोड़िए, उसके लिए क्या कर सकते हैं वो तय करना है। हम आयुर्वेद और गाय के पे 4 साल से इसका प्रैक्टिकल अपने पे कर रहे हैं हम। जो मुझे अपना तजर्बा हुआ है 4 साल से, हमारे यहाँ घर में दवाई नहीं खाता हूं मैं 4 साल से। अपने ये गाय का देखिए दूध, गाय उदाहरण का मिल गया। मट्ठा, गाय का घी, यही ये सब बात कुछ हम मैं ले सब रहा हूँ। कह और जब भी यही तो हम सब कहलवाना, सबसे कहलवाना चाहते हैं हम। 4 साल से मैं कोई भी दवाई नहीं ले रहा हूँ। 4 साल से जो भी दवा ले रहा हूँ मैं आयुर्वेद में ही अपना इलाज करता हूँ। अभी मुझे जुकाम हो गया था तो मैंने अपना घर पे काढ़ा बनाया, घर पे काढ़ा बना के 3 दिन पिया। 3 दिन पी भी नहीं पाया, 2 दिन ही पी पाया, और तीसरे दिन मैं बाहर चला गया, उसको स्वस्थ हूँ इस समय। देखिए ऐसी बात कोई कहने वाला हो और उसके लिए तालियां बजाएं तो उत्साहवर्धन लोगों का होगा ना। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कहे कि देखो भाई मैंने ये किया और ये हुआ, और तब अभी आयुर्वेद मैं बढ़ेगा अपना आगे। एक तजुर्बा और भी बताऊं। मैंने अपना एक काढ़ा बनाया है जिसका नाम रखा मैंने पंचामृत। कंजा, कुटकी, गिलोय, पीपरे, काला नमक, ये 5 काढ़ा बना कर अगर ठंड में अगर 3 लीटर पी लिया जाए, मतलब 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, और 3 लीटर यानी 1 महीना लगातार पी लिया जाए, ये मेरी गारंटी है। मैंने अपने पे आजमाया हुआ है, 1 साल तक बुखार नहीं आएगा। हेलो। जी आ रही है आपकी आवाज। प्रतीक आ जी भी रही है। यहाँ से ऑन हो गया ये है, बीच में इसलिए किसी की दिक्कत हो रही आवाज है। आ रही है। हाँ वो प्रतीक जी ने ऑन कर लिया था। तो इसके लिए मैंने अपना प्रैक्टिकल किया हुआ है कि 3 लीटर दवा अगर पी ली जाए, तो इसके लिए मैंने अभी एक साहिबान गैस से बहुत परेशान थे, उनने ऑपरेशन कराया था, तो गैस उन पर दी रही थी। मेरे एक मिलने वाले थे, मैंने उनको ये नुस्खा लिख के दे दिया। मैंने कहा करना आपका काम है, करने के बाद बताना। जैसे ही उनने कुछ पिया तो उनने अपनी पत्नी को पिलाया। पत्नी को पिलाया, पत्नी सही हो गई। पत्नी ने अपनी समधिन को दे दिया गुन्नू नुस्खा। समधिन ने अपनी समधिन को दे दिया। 4 जगह वो नुस्खा वहीं वितरित हो गया। अब वो उनने मुझे फोन किया, कह रहे यार दवा तुम्हारी बहुत अच्छी है, और दवा तो भैया कतई गजब की दवा है, हमारे 4 जगह हमारे रिश्तेदारी में पहुंच गई है। ऐसे करके उन्होंने बताया। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि औरतों पे भी काम करती है। मैंने ये दवा औरतों पे आजमाई नहीं थी, औरतों पे पहली बार आजमाई है। क्योंकि औरतों पे केवल मैंने अपने पे आजमाई थी, और अब ये औरतों को दिया तो औरतें भी उसके लिए कतई ताज्जुब मार नहीं कर रही थी, ये बहुत अच्छी औषधि है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमें ना तो जातिगत ना लिंग के ऊपर या किसी और पे बात करनी है। हमें ये करनी है कि हमारी प्रकृति क्या है। वात पित्त कफ, हमको ये तय करके बताना पड़ेगा कि हमारी प्रकृति, मैंने वात वालों को दिया तो उसको फायदा हुआ, पित्त वाले को दूंगा तो नुकसान होगा। मान लो 10 में से हम नंबर देने हो, 10 लोगों को हमने एक एक नंबर दे दिया, और पित्त वालों को ये काढ़ा पिलाएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। तो ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि हमारी प्रकृति क्या है, वात की, पित्त की और कफ की। इसलिए इसके लिए बेसिक एजुकेशन हमारे घरों में आनी चाहिए। जी इसके जी लिए बिल्कुल। हम सब क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपसे आपसे संतुष्ट हूँ, इस बात को लेकर मैं संतुष्ट हूँ। अब एक हमारे कर्नल साहब हैं, उन्होंने कैटरेक के लिए, उनको फार्मूला मैंने पकड़ा दिया था। उन्होंने कैटरेक के लिए सबकी आंखों में डाल डाल के बहुत लोगों को ठीक कर लिया। 3-4 जनों के कहते हैं इनका ठीक नहीं हो रहा है। मैंने कहा इनकी प्रकृति अलग है, कैसे होगा। वो कहते हैं मैं अभी 76 साल का हूं, मैं 76 कम से कम लोगों को ठीक देखना चाहता हूँ इस उम्र में। अब कर्नल साहब के दिमाग में जम गई है कि मेरे को करना ही है ये काम, तो कर रहे हैं अपनी सुविधा से। और वो खुद मेहनत करके बनाते हैं, जो फार्मूला दिया उनको बनाते हैं। सुबह उठ के गाय के पास पहुंच जाते हैं, 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं। जब गाय खड़ी होगी पहला गौमूत्र निकालूंगा, मतलब जो मिलेगा उसको मैं उससे दवा बनाऊंगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने उनको खाली प्रकृति समझाई। मैंने कहा भाई साहब आदरणीय है, हमको प्रकृति सीखनी है। आपको उत्तर मिल जाएगा कि उन लोगों पे काम क्यों नहीं किया ये है विषय। तो हमको, अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें, अब फिर आयुर्वेद की बदनामी हो जाएगी, भाई साहब ने तो हमको बताया था, ये तो बेकार की बात है, कुछ तो करता नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं।
लेकिन प्रकृति के आधार पर उसमें मिश्रण करके उसकी उपयोगिता यदि हम सिद्ध कर देंगे तो 100% लोगों पे रिजल्ट देगा, तो आयुर्वेद आगे बढ़ेगा। नहीं तो वो 4 लोग हैं ना, 40 को जाके कहेंगे कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। मैंने ये प्रैक्टिकल किया मैं वही कि कह रहा हूँ जिन ना। जिनको मैंने दवा दी तो मैंने उनसे कहा किसी प्रकार का नशा नहीं करना। अगर जिन्होंने नशा किया उन पे वो हमारी दवा काम नहीं करी, जो नशा नहीं करने वाले उन पे सब पे दवा काम करी टोटल। ये मेरा प्रैक्टिकल रहा, 100 पे 100 में काम करी। और एक व्यक्ति पे मैंने दवा दी, उसको काम नहीं हुआ। मैंने कहा आप कोई नशा करते हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा हम कभी कभार दारू पी लेते हैं। तो मैंने कहा ये दवा मत खाना, फिर ये तुम्हें नुकसान करेगी। हाँ, वो इसीलिए तो मैंने कहा ना, क्योंकि दारू पीने से या नशा करने से आपकी पित्त की वृद्धि हो जा रही है। तो इसके साथ में पित्त जैसे ही इन्वॉल्व हो जाएगा, पित्त बढ़ा हुआ दिखेगा, तो उसके विपरीत परिणाम दिखेंगे। ऐसे ही आप 50 फार्मूले बताएंगे, मैं सबका बता दूंगा कि ये किस पे फायदा करेगा, किस पे नहीं करेगा। हमको प्रकृति समझानी है। प्रकृति में मुश्किल 2-3 महीने, ज्यादा से ज्यादा कोई वर्कशॉप आयोजित करते हैं तो 3 से 5 दिन में मैं प्रकृति सारा पूरा डिटेलिंग करके दे दूंगा, ऑनलाइन कर दूंगा। किसी के घर जाने के समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ हम 10 हैं तो 10 को ही तय करना है कि आज हमको प्रकृति जाननी है अपनी अपनी। उसका फार्मूला क्या है ये बताओ। ये कोई प्रश्न मुझसे नहीं कर रहा, जी। सब अपने अपनी बात कर रहे हैं। तो आयुर्वेद बदनाम होगा ना। नहीं, सच बात है ये। अगर हम लोग इसको ऐसे ले आते हैं जो कि और अभी ये चर्चा मुझसे ही नहीं, किसी भी विद्वान से जांचिए, जो भी वैद्य डॉक्टर जो भी हो आयुर्वेद के, उनसे पूछिए हमारी प्रकृति क्या है, हमें बता दीजिए। आज के पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं जानते प्रकृति, खाली कागजी कार्रवाई जान रहे हैं सब लोग। अरे सर जी, सब टेस्ट रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। हमारे ससुर जी जो थे वो नाड़ी देख करके बता देते थे आपने क्या क्या खाना आज खाया है। वो स्वर्गवास हो गए। ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोग कुछ सीख नहीं पाए उनसे। हम जब एक जाते थे दुर्गा उनके पास एक बैठते थे, नाड़ी देख के बता देते थे तुमने क्या खाया है। ऐसे ही आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि हमारे साथ में प्रशांत चतुर्वेदी या कोई और विद्वान थे, 2 4 5 नाम और हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी भी कहेगी कि वो खाली 4 बातें पूछते थे और बता देते थे भाई आपको ये करना है, हम सीख नहीं पाए। ये विद्या खत्म हो जाएगी, अनुभव खत्म हो जाएगा। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप अभी अगले 100 साल और जिएंगे और साथ ही साथ आप अपने हम लोग 10 लाख हम बच्चों लोगों का की जो ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप इसीलिए बना हुआ है, हम लोग इसको जीवित रखने के लिए। तो ग्रुप अच्छे अच्छे लोग जुड़े आपको हैं इसमें। 10 20 अभिषेक जी 50 एक लोग जो जुड़े हैं, अच्छे अभिषेक अच्छे जी लोग एक जुड़े फौज बनाएंगे। बिल्कुल एक फौज बनाएंगे और आपके सारे क्लोन और सारे सारे जो आपके गुण हैं उनमें होंगे सारे। ये तो अभिषेक इससे ये ये तो तो अभी ऑटोमेट किया जा अभिषेक जी का ही मिलन है कि हम ये ग्रुप में हैं। अभिषेक जी के द्वारा ही हम ग्रुप में हैं। हम तो अचानक ग्रुप खोल लिया था एक बार, तभी अचानक हमें अच्छा लगा, हम जुड़ गए। तो धन्यवाद जी। धन्यवाद। अभिषेक जी के हाथ मजबूत तो करिए ना। हम मजबूत क्या करें, अभिषेक हम जी तो से पूरी तरह वादा से कर मजबूत सकते करें। हैं कि अगले सेमिनार में या अगले हमारे प्रोग्राम में जी अभिषेक जी से हम इतना वादा कर सकते हैं कि हम 5-5 आदमी आपको जोड़ के देते हैं। जी। कौन कौन वादा कर सकता है बता दीजिए जरा। हम अपनी तरफ से कहे मैं समझ करते नहीं हैं। पाया। प्रसाद जी तो मैं मैं समझ यूं नहीं हम पाया कहता अपनी हूँ, आपने क्या तरफ से कहा। करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं मैं मेरी बात को। जी जी बताइए। जी जी क्या हम सब ये अभिषेक जी को जी। वादा कर दें कि अगले कार्यक्रम जब कभी भी ये रखेंगे, हम 5-5 जी आदमी अपनी तरफ से जोड़ दें, और अगले हाँ फिर हाँ कार्यक्रम में वो भी 5-5 का प्रण लें, फिर वो भी हाँ अगले हाँ। कार्यक्रम में 5-5 का प्रण लें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मेरा प्रश्न ये। अच्छा। यदि कोई संकल्पित है तो हाँ, तैयार हो जाइए। अभिषेक जी के मैंने हाथ संकल्प मजबूत ले लिया। करिए। मैंने हम 5 नहीं, संकल्प मैंने ले 10 लोगों लेते का हैं। संकल्प लिया हुआ है। 10 लोग। नोट करिए अभिषेक जी अब आप अभिषेक जी नोट ऑन कर लीजिए, रिकॉर्ड वो में। मेरे 10 लोग नोट कर लीजिए, मेरे जिले से 10 लोग।
ये जिला लीजिए बरेली से 10 लोग। बहुत बढ़िया, बधाई हो। आ, देखिए, मैं सभी साथियों को जानता हूँ, ये 10 लोगों से भी ज्यादा वाले हैं। ये तो उन्होंने कम बोला, लेकिन 10 से ज्यादा वाले हैं। और हम तो पूरा जिला, पूरा मतलब क्षेत्र इनके भरोसे पे वो किए हुए हैं कि पूरे क्षेत्र में ये सारी चीजें जाएंगी। और पूरे क्षेत्र में लाखों लोग हैं, तो लाखों लोग तक हम लोग पहुंचेंगे। और चलिए, अब ये आप, आज हम 10 जने थे, अगली बार में 20 नजर आएंगे। बात जी, ये है कि हम लोग अच्छे अच्छे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, चुपचाप अच्छे लोगों को बाहर निकलने की जरूरत है। अच्छे लोग ना तो कहीं दिखाई दे रहे हैं, अच्छे लोग चुपचाप रजाई में लेटे हुए हैं ठंड में। अच्छे लोगों को निकलकर तितर बितर होने की जरूरत है। जैसे किसी गुरु ने कहा है कि जहां बुरे लोग थे तो उनने कहा बेटा यहीं ठहरे रहो, ठहरे रहो, ठहरे रहो। और जहां बुरे लोग देखे तो उनके चेला लोगों ने कहा बाबा जी आपने कहा उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। बोले हाँ, इसीलिए कहा कि जब उजड़ जाएंगे तो अच्छा समाज हो जाएगा। हाँ, ये गुरु गोविंद सिंह की तो हम कहानी लोग है। उजड़ जाएं, सब जगह उजड़ जाएं। जितनी जगह जी उजड़ेंगे उतनी जी जगह। जी। अभिषेक मेरा जी, आग्रह ये है कि अभिषेक जी अगली बार में सबका डेटा कलेक्ट करके देंगे कि दिसंबर 10 का को इन्होंने मेरे मेरे को दिया लिस्ट, और उनको मैंने आज कार्यक्रम में जोड़ा। अभिषेक जी डेटा कलेक्ट करेंगे अब। प्रशांत चतुर्वेदी जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा, या मेरा नंबर अभिषेक जी से ले लीजिएगा। नहीं हाँ, नहीं, मैं चैट मैं बॉक्स में अभी कर तुरंत लीजिएगा डाल देता हूँ, तुरंत डाल देता हूँ मैं तुरंत। नंबर नंबर डाल दीजिए, सभी लोग ले लेंगे। अभिषेक जी दिसंबर के प्रोग्राम का कुछ बता रहे थे, थोड़ा बताइए ना, अपडेट नहीं है मेरे पास। दिसंबर में अभी हमारा जो है, एक तो कल ही प्रोग्राम है, परसों 14 तारीख को श्रीनगर में है। फिर इसके बाद आ, हमारा 27, 25 से 27 जलगांव में है। और फिर इसके बाद 27, 28 अल्मोड़ा में है। ये 3 प्रोग्राम हैं जो कि दिसंबर के हैं। और जलगांव, जलगांव महाराष्ट्र। हाँ, जलगांव महाराष्ट्र। उसमें तो क्या है? ये ये जो तीनों प्रोग्राम, मुख्य विषय इसमें कोऑपरेटिव ही है, और कोऑपरेटिव को लेके ही हो रहा है ये। अभी कोऑपरेटिव से ये हेल्थ केयर भी जोड़ा गया है, वेलनेस और हेल्थ केयर। तो हमें ये कौन से प्रोग्राम में रहना है, हमको कैसे पता चलेगा? अभी दिसंबर वाले जो कार्यक्रम है वो थोड़े से मतलब लिमिटेड उनका स्कोप है। आपको जनवरी वाले कार्यक्रम में उपस्थित रहना है। जनवरी में जो कार्यक्रम है निवला हमारा, पार्क। देवला पार में है वो, जिसकी बात हो रही थी, देवला पार में है। जी कार्यक्रम में रहना है, वो है 16, 17, 18 जनवरी। ये जो ठीक है। वाला कार्यक्रम है, क्योंकि ये एक बड़ा गैदरिंग है। यहाँ पर 1000 लोग रहेंगे, और वो काफी जो है वो 1000 लोगों को मैनेज करना, संभालना, वहाँ फिर भाषण होने लगते हैं। काम नहीं होता, भाषण होते हैं। तो इसलिए मैं अभी फिलहाल मैं इनवाइट नहीं कर रहा सभी को, क्योंकि उसमें कई सारे संगठन जुड़े हुए हैं। और किसानी और सहकारिता विषय है। तो अब हम इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। मैं प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो संख्या की बात है, वो बिल्कुल संख्या हम लोग सभी लोग मिलकर बढ़ाएंगे। और ये जो इसकी रीच है, मैं तो आपसे 3 हफ्ते पहले ही बोल चुका हूँ कि आने वाले 1 साल में हम 50 ऑफलाइन मीटिंग भी कराएंगे। वो सारी चीजें बन रही हैं प्रशांत जी, बस लॉन्च करनी है नए साल से। और उसकी सूचना मिलती रहेगी। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो ऑनलाइन हो रहा है, ये भी अभी इसमें थोड़ी और गति आएगी। तो मिलते हैं फिर कल। कल हम लोग पॉलिसी पे बात करेंगे, जो गायों की और गौ
आधारित अर्थव्यवस्था को लेके जो पॉलिसी मैटर्स हैं उन पे बात करेंगे। मैं ट्रेवल पे रहूंगा, तो आप लोगों को ही कार्यक्रम देखना है और मैं भी जुड़ा रहूंगा, लेकिन नेटवर्क का इशू हो सकते हैं मेरे साथ। तो मिलते हैं कल 8:15 बजे। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल के अभिषेक जी, कल के कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग सुनना हो तो कल हम नहीं रह पाए थे, थोड़ा सामाजिक कार्य में थे। नॉर्मली 3 से 4 दिन लगता है वो अपलोड करने में, अपलोड करके और उसमें चढ़ाने में, तो वो आपको मिल जाएगा, 2-3 दिन में मिल जाएगा। ये अपना यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा। जी जी जी। तो बोले। बाकी पिछले पिछले सारे भी विषय होंगे ना उसमें? हाँ, 90% विषय अपलोड रहते हैं। एक दो बार कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं जी हो पाता, नहीं तो ठीक है, 90 रहता है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। क्या धन्यवाद हम ऐसा ग्रुप बना दें, जी। क्या इंस्टाग्राम पे बना लीजिए, वहां पे सब लोग अपनी बातें कह सकते हैं, लाखों लोग जुड़ सकते हैं वहाँ। टेलीग्राम रखिए, टेलीग्राम पे चैट भी जाती नहीं है, सेव रहती है। और ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी उसमें लंबे समय तक रहते हैं टेलीग्राम में, बहुत अभिषेक बढ़िया, जी। बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम में क्या बनाना है? टेलीग्राम में अगर हम ग्रुप बनाते हैं हम्म तो उसमें कोई भी अगर ऐसी कोई विशेष चैट है तो वो लंबे समय तक रहती है। और कोई हम्म व्यक्ति नया जुड़ता है तो उसको नए से नहीं आती है, पहली पिछली सारी दिखती है। हम्म तो कोई व्यक्ति नया आता है तो वो अपडेट हो जाता है, और सारी जो रिकॉर्डिंग्स है ऑडियो, हम्म। वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी उसमें रहती है, जब चाहो तब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चल टेलीग्राम पे एक चैनल बनवा दिया जाएगा। जी जी ठीक ठीक, जल्दी बनवा दिया जाएगा, 2-4 दिन में। ठीक। जी, ठीक, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ प्रणाम रात्रि। सबको। ठीक है, सभी को प्रणाम। प्रणाम ईशान जी, सबको, सभी शुभ ईशान जी, रात्रि। प्रणाम, सादर प्रणाम। और जी प्रणाम, सादर बहुत प्रणाम। अच्छा आज का सेशन रहा। ब्रिगेडियर साहब को नमस्कार और सभी को शुभ रात्रि। सुबीर सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सभी का आभार।